दोस्तों, विधानसभा चुनाव में हिंदी पट्टी के 3 राज्य हारने के बाद अब कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में नई मजबूती के साथ उतरने का पूरा प्लान तैयार कर लिया है। आपने देखा कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, इन तीनों राज्यों में कांग्रेस बुरी तरह से परास्त हो गई और उसमें से भी छत्तीसगढ़ और राजस्थान में चूंकि कांग्रेस की सत्ता थी, उस सत्ता को वो बरकरार नहीं रख पाई। मध्य प्रदेश में तो ऐसा लगता था कि कांग्रेस वहां जीत हासिल करेगी और अपनी सत्ता वापस लेगी, जो सत्ता वहां पर मध्य प्रदेश में 2018 में वो पाई थी, लेकिन बीजेपी ज्योतिरादित्य सिंधिया के सहारे वो सत्ता वापस ले ली थी, छीन ली थी। लेकिन अब पूरा का पूरा जो है वो मजबूती से एक नया प्लान तैयार कर लिया गया है कांग्रेस की तरफ से, और इसी के मद्देनजर कांग्रेस में संगठन स्तर पर बड़े बदलाव हुए हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी नई टीम बनाने का जो दांव चला है, उसमें कहा जा सकता है कि 2024 की जीत लगभग पक्की हो गई है। दरअसल कांग्रेस ने केवल संगठन स्तर पर बदलाव ही नहीं किए हैं, बल्कि रिजल्ट न देने वाले नेताओं को चेतावनी भी दे ही दी है और साथ ही गुटबंदी का इलाज भी कर दिया है। जैसे राजस्थान में आपने देखा कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच लंबी जो अनबन चली आ रही थी और उस अनबन के कारण कांग्रेस को काफी नुकसान हुआ था और अब सचिन पायलट को छत्तीसगढ़ का प्रभारी बना दिया गया है, उनको यानी कि वहां से अलग कर दिया गया राजस्थान से। वहीं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आप देखिए, कमलनाथ और भूपेश बघेल दोनों जगह, कमलनाथ खुद को स्वघोषित मुख्यमंत्री कैंडिडेट हो गए थे चुनाव के दौरान, और भूपेश बघेल उधर छत्तीसगढ़ में तो मुख्यमंत्री थे और अगर जीत के आते तो मुख्यमंत्री हो जाते, लेकिन नई टीम से इनको अलग रखा गया है। मध्य प्रदेश में तो पहले ही राहुल गांधी ने अपने करीबी जीतू पटवारी को अध्यक्ष बनवा दिया था। आपने देखा जीतू पटवारी यंग हैं, यूथ हैं और उनको 50 साल के हैं वो, और उनको करवा दिया गया है वहां का प्रभारी ही नहीं बल्कि अध्यक्ष बना दिया गया है। अब छत्तीसगढ़ में भी यहां की प्रभारी कुमारी शैलजा जो हैं, उनको उत्तराखंड भेज दिया गया है। मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी भी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने से ले ली गई है और अब वो केवल कर्नाटक देखेंगे। आप देखिए कि सुरजेवाला को पहले वहां का प्रभारी बनाया गया था चुनाव के समय, और उनको अब सिर्फ कर्नाटक देखने के लिए कहा गया है, और इधर जितेंद्र सिंह अब मध्य प्रदेश को असम के साथ संभालेंगे। इस फेरबदल में एक खास बात यह है कि प्रियंका गांधी से उत्तर प्रदेश का पूरा प्रभार ले लिया गया है और उनकी जगह अविनाश पांडे को उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया है। दरअसल उत्तर प्रदेश में नए कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय कद्दावर नेता रहे हैं और जिस तरह से वो यूपी में कांग्रेस को पुनर्जीवित करने में लगे हुए हैं, उसमें पार्टी आलाकमान को शायद भरोसा है कि अजय राय इस बार कांग्रेस को बड़ी जीत दिलवा सकते हैं। प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में लोकप्रिय रही हैं, लेकिन यूपी में उनके रहते कांग्रेस का जनाधार नहीं बढ़ पाया है। ऐसे में कांग्रेस हाईकमान प्रियंका गांधी की क्षमताओं का अब बेहतर उपयोग कर सकता है। कर्नाटक आपने देखा, हिमाचल प्रदेश में देखा, आपने तेलंगाना जैसे राज्यों में देख लिया कि कांग्रेस की जीत में अहम भूमिका निभाने वाली प्रियंका गांधी को अब कांग्रेस में क्या भूमिका मिलेगी, इस पर सबकी निगाहें टिकी रहेंगी, सबकी नजरें टिकी हुई हैं भी। खैर, बहरहाल कांग्रेस के इन बदलावों का क्या असर होगा ये तो 2024 के चुनाव में दिख ही जाएगा, लेकिन इतना तय है कि कांग्रेस के इस प्लान से जहां उसकी जीत का रास्ता तैयार हो रहा है, तो वहीं बीजेपी को हार का डर सता रहा है। इसकी एक मिसाल आज तब दिखी जब खेल मंत्रालय ने कुश्ती महासंघ को, जी हां, इंडियन रेसलर्स एसोसिएशन जो है उसको निलंबित कर दिया है। आपको याद होगा कि किसान आंदोलन के साल भर के बाद 13 महीने बाद हार थक कर मोदी जी और मोदी सरकार ने तीनों कृषि कानून वापस लेने का ऐलान किया था। आज का फैसला भी मोदी सरकार की हार को ही दिखा रहा है, क्योंकि कुश्ती महासंघ को फाइनली आज अभी 2 दिन पहले कुश्ती महासंघ का चुनाव होता है और वहाँ दबदबा है, दबदबा बना रहेगा, क्योंकि भगवान ने हमें इसी काबिल बनाया है, ऐसे नारे लगाने वाले जो पूर्व कुश्ती महासंघ के बृजभूषण शरण सिंह थे, उनको और उनकी पूरी टीम को, हालांकि वो इस बार चुनाव में नहीं थे लेकिन टीम तो उनकी ही थी,
संजय सिंह उनके ही थे, इन सबको बाहर कर दिया गया है। कुश्ती संघ के चुनाव इसी गुरुवार को हुए थे, आप याद कीजिए। संजय सिंह उसी में अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे, जो बृजभूषण शरण सिंह के काफी करीबी हैं। और इस चुनाव के बाद ही साक्षी मलिक ने रोते हुए कुश्ती से संन्यास का ऐलान कर दिया था। साक्षी मलिक के संन्यास और बजरंग पुनिया के पद्मश्री वापस करने की घटनाओं से मोदी सरकार भले ही ये दिखा रही थी कि उस पर कोई असर नहीं पड़ रहा है, लेकिन असल में उसे अब जाट वोटों को खोने का डर दिखाई दे रहा है। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, इन तमाम राज्यों में जाट मतदाता अगर बीजेपी के खिलाफ हो गए तो 24 की राह में बीजेपी के लिए रोड़ा खड़ा हो सकता है। अभी आपने देखा कि देश के उपराष्ट्रपति ने संसद में सभापति की कुर्सी से कैसे जाट राजनीति को हवा देने की कोशिश की, क्योंकि वो उसी जाट समुदाय से आते हैं। उन्होंने जाटों और किसानों की बात की थी, और ऐसे में जाटों की नाराजगी बीजेपी के लिए नई मुसीबत खड़ी कर सकती है। ये साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो एक तरफ जाटों की राजनीति हो या सियासी हवा बदल रही है उस कारण हो, या जो कुछ चल रहा है देश के अंदर उसकी भनक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी को लग गई हो, 28 दल एक साथ एक मंच पे दिखाई दे रहे हों, इन तमाम चीजों के साथ ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि बीजेपी दबाव में है, जबरदस्त दबाव में है। कैसे है वो इस चर्चा के दरमियान हम आपके सामने और रखेंगे, और कैसे हम यहां कह रहे हैं कि कांग्रेस के इस दांव में छिपी है 24 की जीत। 24 यानी कि 2024, जो आज 24 तारीख है और आज से 6 दिन बाद 2024 आपके सामने होगा। तो उस 24 में कैसे जीत सकती है कांग्रेस, और कैसे दबदबा जो आज बना हुआ है दबदबा रहेगा, वह कैसे खत्म हो रहा है मोदी जी और उनके नुमाइंदों का, उस पर आज हम चर्चा करेंगे। आइए न्यूज पॉइंट में और भी चर्चा यह भी करेंगे कि किस तरह कांग्रेस के प्लान और बीजेपी के डर से बदल सकता है 24 का सियासी समीकरण। इन तमाम मसलों को यहां रखने की कोशिश करेंगे, और अब धीरे धीरे हम 24 के सियासी समीकरण की तरफ इसलिए भी बढ़ेंगे दोस्तों, क्योंकि यहां से अगले 5 साल तक ये किसी राज्य का चुनाव नहीं है कि हां चलिए छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश या राजस्थान में कांग्रेस नहीं जीत पाई तो कोई बात नहीं, आगे जीतने की कोशिश करेगी। ये देश का चुनाव है और देश का समीकरण कुछ और होता है। इसलिए 24 का जो सियासी समीकरण है वो क्या कुछ कहता है, इस पर निगाहें अब टिक चुकी हैं। कांग्रेस के इस दांव से कांग्रेस ने जो कुछ चला है और जैसी टीम यहां मल्लिकार्जुन खड़गे बना रहे हैं, उस टीम से कैसे जीत पक्की हो सकती है, इस टीम के अंदर खाने कैसे छिपी हुई है जीत, 24 की जीत, ये सब हम यहां पर समझने की कोशिश करते हैं। आइए चलते हैं, हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका पहले परिचय करवाता हूं। 3 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं अमलेंदु उपाध्याय जी, और हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रमोद अग्रवाल जी। आप तीनों का स्वागत करता हूं। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं या जो जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में। सीधे आना चाहता हूं डॉक्टर दीपक पाचपोर जी आपके पास। छत्तीसगढ़ में आप हैं, जीतते जीतते हार गई कांग्रेस। 75 अब की बार 75 पार के नारे देने वाली कांग्रेस वहां हार गई। लेकिन आप देखिए, जो बात मैं पहले रख चुका हूं थोड़ा सा उसको और यहां क्लियर करने की कोशिश करता हूं। भूपेश बघेल को अभी तक कोई पद नहीं दिया गया, वहां की प्रभारी को हटा दिया गया है। वहां की प्रभारी को उत्तराखंड यानी कि कुमारी शैलजा को उत्तराखंड भेज दिया गया है, और अब एक नया जो समीकरण वहां तैयार किया जा रहा है उसमें सचिन पायलट को वहां ले जाया गया है प्रभारी बनाकर। और यह सब कुछ हो रहा है 2024 के चुनाव को देखते हुए। और 2024 का चुनाव कांग्रेस अकेले नहीं लड़ रही है, बल्कि कांग्रेस के साथ 27 और पार्टियां हैं। 27 जो पार्टीज हैं, दल हैं, ये दल कांग्रेस के साथ होंगे। और ऐसे में अगर देखा जाए तो कितना मुश्किल है बीजेपी के लिए ये राह जिस पर नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हम तो हैट्रिक बनाने जा रहे हैं और लाल किले पर हम ही अगले साल यानी 2024 में झंडा फहराएंगे। कैसे देखा जाए इसको? देखिए, जहां तक मोदी जी की बात है, ये लंबे समय से कहते आ रहे हैं, उनका जो दावा है ठीक है, उनके पास एक बहुत बड़ा संगठन है और जिस हिसाब से उन्होंने पैठ बनाई है पूरे की पूरी सत्ता पे, प्रशासन पे, संगठन पे, यहाँ तक कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पे,
तो उनका दावा तो एक तरफ बनता है। लेकिन अगर हम फिलहाल तो हम पहले कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस की जो बैठक हुई जिस दौरान उन्होंने बहुत सारे जो फेरबदल किया है संगठनात्मक, विशेषकर जो प्रभारी जो बदले हैं, उसमें देखिए मुझे दो चीजें एक अच्छी लग रही है। पहली बात तो ये है, हालांकि इसमें कुछ कमियां हैं जिसके ऊपर मैं उल्लेख कल कर चुका था, लेकिन इसमें जो अच्छी बात दो चीजें हैं। पहली बात तो यह है कि कांग्रेस उस हार को बहुत जल्दी भुलाकर आगे का रास्ता देख रही है। उसका रुख जो है बड़ा सकारात्मक है। वो ठीक है, उसने हार हुई मान लिया, लेकिन उसको लेके बहुत ज्यादा ऐसे सिर फुटौल नहीं है। ठीक है, राज्यों में थोड़ी बहुत जैसे समीक्षा है, छत्तीसगढ़ में जो समीक्षा हुई उसमें निश्चित रूप से बहुत सारे लोगों ने कई तरह के आरोप लगाए। कई लोगों ने कहा कि टिकट काटी गई इसलिए ऐसा हुआ। लेकिन देखिए हाईकमान ने इन सबको लेके बहुत ज्यादा कोई ऐसा कठोर रवैया नहीं अपनाया हुआ है उन राज्यों के प्रमुखों के प्रति। जहां तक कमलनाथ को हटाकर जीतू पटवारी को लाने की बात है, तो उसका कारण ये भी हो सकता है कि वो एक एनर्जेटिक व्यक्ति है, अधिक भागदौड़ कर सकते हैं। 2024 जो है उसका मुकाबले का महत्व देखते हुए निश्चित रूप से ऐसा लगता है कि एक यंग चेहरा चाहिए, तो इसलिए जीतू पटवारी को वहां अध्यक्ष बनाया गया है। छत्तीसगढ़ में जो अध्यक्ष इसलिए नहीं बदला गया है क्योंकि उसको कुछ समय पहले ही उनको लाया गया था, तो छत्तीसगढ़ का कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बदला गया, लेकिन वहां पे सचिन पायलट को भेज दिया गया है। सचिन पायलट को भेजने का कारण जो मैं समझता हूं ये हो सकता है कि एक तो वहां पर राजस्थान से उनको थोड़ा हटा के दूसरी जगह भेजना, ताकि लोकसभा के दौरान वहां पे उनकी जो आपस में उनका और अशोक गहलोत का जो नहीं बनती है उसका कोई परिणाम न उसका कोई प्रतिकूल असर न पड़े वहां के चुनाव प्रचार में और सीटों के बंटवारे में। लेकिन सचिन पायलट को एक और मौका दिया है कांग्रेस ने कि आप छत्तीसगढ़ में अगर एक अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो आपके लिए एक अच्छा भविष्य है। सब जानते हैं कि अशोक गहलोत उम्रदराज नेता हैं और निश्चित रूप से इस चुनाव के बाद ये अभी जो विधानसभा का हार चुके हैं, पार्टी जो हारी है, और आगे लोकसभा का चुनाव है, तो अशोक गहलोत को भी निश्चित रूप से वैसी ही बड़ी एक तरह से जिम्मेदारियां और मिल सकती हैं, केंद्र में मिल सकती है, शीर्ष केंद्रीय नेतृत्व मिल सकती है। भूपेश बघेल और टी एस सिंहदेव को भी जिस प्रकार से एक बड़ा काम दिया गया है, देखिए अगर नाराज रहता नेतृत्व तो इन पराजित हुए कांग्रेस नेताओं को छत्तीसगढ़ की इनको बड़ी जिम्मेदारियां नहीं दी जाती। लेकिन संचालन समिति में इन लोगों को लाया गया है, टी एस सिंहदेव को भी लाया गया है जहां तक मेरा ख्याल है, और इन लोगों को एक ये कहा जा रहा है कि इनको आगे बड़ी जिम्मेदारी जो प्रचार के दौरान दी जा सकती है। तो ये अच्छी बात है कि कांग्रेस इस चीज को भूल चुकी है और फिर से अपने कुछ साथियों पे उन्होंने वापस वही विश्वास व्यक्त किया है। अब जैसे मैं कल कह रहा था कि शैलजा को यहाँ से हटाना छत्तीसगढ़ से इसलिए भी ठीक रहा क्योंकि उनके ऊपर बहुत सारे आरोप लग रहे थे, लेकिन शैलजा को पूरी के पूरी तरीके से उसको साइडलाइन नहीं कर दिया गया, लूप लाइन में नहीं डाला गया। एक अच्छी निश्चित रूप से एक अच्छी नेत्री है, लंबा उनका भी अनुभव हो चुका है, बहुत कम उम्र में वो पीवी नरसिंह राव के समय ही वो मंत्रिमंडल में आ गई थी, उनको एक और मौका दिया गया है। तो ये भी एक अच्छा तरीका होता है मैनेजमेंट का। ऐसा नहीं कि आप किसी ने कोई पराजित हुआ तो उसके लिए आप सीधे सीधे उसको सजा दे दे या उसका सिर कलम कर दे, ये कोई बहुत अच्छा संगठन को चलाने का तरीका नहीं होता है। तो कांग्रेस ने इस बात का परिचय दिया है कि काफी उदार है आपके प्रति, आप फिर से प्रदर्शन कीजिए, आपके पास एक और मौका है। और 2024 का जो मौका है वो इतना मतलब जिसको कह सकते हैं कि एक आखिरी मौका है इन यंग नेताओं को अपना मतलब जिसको कहते हैं कि अपनी क्षमता को, योग्यता को दिखाने का। उसके साथ साथ कांग्रेस इस चीज को भूलकर अभी मुझे लगता है इसका विश्वास जो है ये सबसे बड़ा इसका दांव है, इसने वापस उस विश्वास को अर्जित किया है। आप देखिए कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि हाल ही में 3 राज्य वो हारे हैं, लगभग 2 राज्य जहां पे कांग्रेस की सरकार थी ही और एक और छीनने की तैयारी में थी। सब लोग कहते थे कि मध्य प्रदेश में इनके हाथ में आ जाएगा, उसको भी अगर हार भी गए हैं तो उस कटुता को, उस निराशा को, पराजय को भूल के कांग्रेस आगे देख रही है। ये मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ी उसकी ताकत है कांग्रेस की, और कांग्रेस का इतिहास भी रहा है। कांग्रेस जब जब पराजित हुई है वो नए सिरे से फिर से उठ के खड़ी हो गई। अब मुझे लगता है कि ये वापस एक बार फिर से अपने आप को रीऑर्गेनाइज कर रही है, ये एक अच्छी बात है। राजीव जी जी बिल्कुल अच्छी बात है। कांग्रेस के पास 2 राज्य थे उस समय और 2 में से 1 राज्य अभी भी हैं, 2 राज्य हार गए। वो दोनों जहां ये कांग्रेस विराजमान थी, लेकिन एक नए राज्य में जीत मिली, वो राज्य आप जानते हैं तेलंगाना है। तो ऐसे देखा जाए तो कांग्रेस के लिए बहुत ज़्यादा बुरा नहीं था ये चुनाव जो पिछला चुनाव बीता है, क्योंकि 2 राज्य उनके पास थे, 2 में से दोनों राज्य वो चले गए, लेकिन एक राज्य कांग्रेस की झोली में आ भी गया। तो उस लिहाज से देखा जाए तो, लेकिन यहाँ बात दूसरी है। थोड़ा सा मैं डिफर करता हूँ दीपक जी, जो आप बात रख रहे थे और उन बातों को यहाँ रखना भी चाहता हूँ जो शुरुआत
शुरुआत में मैं अपने प्रस्तावना में रख चुका हूं कि चाहे कमलनाथ हो, भूपेश बघेल हो, चाहे उधर सचिन पायलट हो और अशोक गहलोत हो, अशोक गहलोत सचिन पायलट दोनों के बीच जैसी अनबन चल रही थी, उसमें अब अशोक गहलोत को और सचिन पायलट को अलग करने की कोशिश यहां की गई है और जो नई टीम बनी है। दूसरी तरफ भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव के बीच जो कुछ था, और दीपक बैज जो वहां 42 वर्षीय यंग यूथ हैं और वहां के अध्यक्ष हैं, उन्होंने इस्तीफा देने की पेशकश की थी, उनको बाद में दोबारा बैठाया गया है क्योंकि वो वहां के पीसीसी अध्यक्ष हैं और उनको रखा गया है यूथ चेहरा। देखिए युवाओं की तरफ कांग्रेस कैसे देख रही है, और जो उदयपुर चिंतन शिविर में जो बातें कांग्रेस की तरफ से हुई थी कि युवा चेहरा को यहां ज्यादा से ज्यादा मौका दिया जाए, वो साफ दिखाई दे रहा है, उसकी झलक दिखाई दे रही है। अभी कांग्रेस पार्टी यहां आप देख लीजिए, चाहे राजस्थान हो, राजस्थान में डोटासरा हैं कांग्रेस के अध्यक्ष और ठीक ठाक काम कर रहे हैं, उनको नहीं छेड़ा गया है। जीतू पटवारी नए हैं, यूथ हैं और एक नया चेहरा राहुल गांधी का विश्वसनीय, उनको लाया गया है। कमलनाथ का अपना दबदबा था, उससे बाहर निकलने की कोशिश की गई है, तो कमलनाथ को किनारे किया गया। भूपेश बघेल को वहां के जो सांगठनिक तौर पे जो प्रभार होना चाहिए था, कोई कमेटी बना दिए और उसमें कुछ जगह दे दिए, वो मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि सांगठनिक जो इंटरनल जो स्ट्रक्चर है आपका, और वो भी मल्लिकार्जुन खड़गे का उस स्ट्रक्चर में आप कहां फिट किए गए हैं, ये बहुत मायने रखता है। और उसमें न ही भूपेश बघेल हैं और न ही अशोक गहलोत हैं, ये दोनों मुख्यमंत्रियों को, और न ही उसमें कमलनाथ हैं। ये सबसे बड़ी बात है। इन तीनों को इस संगठन से बाहर किया गया, बाहर रखा गया है, यह सबसे बड़ी बात है। हमारे साथ जुड़ गए हैं राहुल लाल जी। राहुल लाल जी, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। और हम चर्चा कर रहे हैं कि कांग्रेस की इस दांव में छिपी है 24 की जीत, कि जो कुछ मल्लिकार्जुन खड़गे कर रहे हैं उससे कैसे कांग्रेस की जीत निकल सकती है 24 में। राहुल लाल जी, उसकी तरफ हम जाने की कोशिश कर रहे हैं आज इस चर्चा में। बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा है और इसमें यह भी इंपॉर्टेंट है कि देखिए बीजेपी और कांग्रेस किन किन जगहों पे, किन किन राज्यों में आमने सामने है। किन किन राज्यों में कांग्रेस जो है वो अपने जो गठबंधन के जो दूसरे दल हैं, यानी 27 अन्य दलों के साथ आगे बढ़ेगी। जैसे ममता बनर्जी ने खुले तौर पे कह दिया, पहला तो नाम उन्होंने लिया कि मल्लिकार्जुन खड़गे को संगठन की तरफ से, इंडिया अलायंस की तरफ से प्रधानमंत्री पद का नेता बनाया जाए। दूसरी बात ममता बनर्जी ने यह भी कही है कि जहां जहां कांग्रेस और बीजेपी के बीच आमने सामने की लड़ाई होती रही है, उस लड़ाई को उसी हिसाब से रखा जाए, मतलब वहां फिर तीसरे दल को नहीं लाया जाए, मतलब संगठन के दल को नहीं लाया जाए, इंडिया अलायंस को न लाया जाए, दोनों आमने सामने लड़ें। और यह भी देखना होगा कि कितनी ऐसी सीटें हैं जहां आमने सामने की लड़ाई होती है, कितनी ऐसी सीटें हैं जहां इंडिया गठबंधन सामने चुनौती देता हुआ पेश होगा, एनडीए या बीजेपी के सामने होगा। इन तमाम मसलों को अगर देखते हैं तो कांग्रेस के पास आज की तारीख में अब पाने के लिए बहुत कुछ दिखाई देता है, बहुत कुछ ऐसा है कि कांग्रेस यहां पा सकती है। जरा राहुल लाल जी, आपके पास ही आना चाहता हूं कि किस हिसाब से देखा जाए। दक्षिण में अगर देखिए तो तमिलनाडु है, कर्नाटक है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, ये ऐसे राज्य हैं, केरल है, और ये ऐसे राज्य हैं जहां आप देखिए कि कांग्रेस काफी मजबूत हो चुकी है। तेलंगाना में अब जीत के बाद, आंध्र प्रदेश में अभी इस लोकसभा चुनाव के साथ साथ चुनाव होना है, उस हिसाब से भी। तो सबसे पहले जरा इधर के चीजों को देखें, उसके अलावा इधर की चीजों को थोड़ा किनारे रख भी दें तो दूसरी चीज देखिए, उत्तर प्रदेश जहां 80 सीटें, उसके बाद आइए महाराष्ट्र जहां 48 सीट्स, उसके बाद आप आइए वेस्ट बंगाल जहां 42 सीट्स, उसके बाद आप आइए बिहार जहां 40 सीट्स, उसके बाद आइए आप तमिलनाडु, मैं बिल्कुल घटते हुए क्रम में चल रहा हूं, तमिलनाडु जहां 39 सीट्स। ये जो 5 राज्य हैं प्रमुख रूप से अगर देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट राज्य हैं। इन 5 राज्यों की ही अगर आप चर्चा कर लीजिए तो आपको दिखाई देगा कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी अभी भी एक बड़े दांव के रूप में और अपने आप को सबसे ज्यादा गेनर
कि हम सबसे ज्यादा गेन कर सकते हैं, उस रूप में बीजेपी दिखा सकती है। लेकिन क्या उसके बाद सेकंड पोजीशन पे आता है महाराष्ट्र। क्या महाराष्ट्र में बीजेपी को उतनी सीटें आएंगी जितनी सीटें पिछली बार आई थी? क्या बीजेपी को उतनी सीटें, उसके बाद तीसरे नंबर का जो राज्य है वो है वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, क्या वहां उतनी सीटें बीजेपी को आएंगी जितनी सीटें पिछली बार आई थी? उसके बाद आता है राज्य बिहार, क्या बिहार में उतनी सीटें आ रही हैं जितनी सीटें आई थी? तमिलनाडु को भी अभी छोड़ दीजिए, किनारे रखिए। इन चारों राज्यों की अगर तुलना की जाए, इन चारों राज्यों की समीक्षा की जाए, तो फिर 24 की तस्वीर आपको दिखाई दे देगी। जरा उस तस्वीर को सामने रखने की कोशिश कीजिए राहुल लाल जी, शायद आप मेरी बात समझ रहे होंगे। बिल्कुल राजीव जी, देखिए, एक तो मैं दक्षिण के राज्यों को लेकर केवल एक चीज मैं कहूंगा कि कांग्रेस जब भी केंद्र में आई है, मजबूती के साथ अगर बाहर बेदखल हुई है, आई है, जब भी बनी रही है, तो कांग्रेस के सत्ता के लिए दक्षिण का साथ बिल्कुल आवश्यक रहा है। तो वो तो हम लोगों को दिख रहा है कि इस समय दक्षिण में किस तरह से जो है कि कांग्रेस की परचम जो है कि वो लहराते हुए हम लोग देख रहे हैं। लेकिन अब अगर टीम इंडिया के संदर्भ में जिन 4 राज्यों के बारे में बात की है आपने, तो उसके मिसाल को देखना बड़ा आवश्यक है। और उस वहां पर अगर हम लोग देखते हैं तो 48 लोकसभा की सीटें महाराष्ट्र में हैं। महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में स्थिति क्या है? अगर जो भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य कहे जाता है, उन्होंने सबसे ज्यादा प्रयोग अगर कहीं किया है राजीव जी, तो तथाकथित चाणक्य महोदय का सबसे ज्यादा प्रयोग महाराष्ट्र में हुआ है। और महाराष्ट्र में स्थितियां क्या रही है? महाराष्ट्र में सोचिए, उनके पास वो इतनी हताशा की स्थिति में रहे कि उन्होंने अपने सबसे जो पुराने उनके गठबंधन सहयोगी थे, 2014 का चुनाव उन्होंने उद्धव ठाकरे के साथ मिलकर लड़ा, शिवसेना के साथ 2019 का चुनाव भी उनके साथ मिलकर लड़ा। तो वो आंकड़े जो हम लोग पुराने आंकड़े जो भी देख रहे हैं, उसमें एक तरह से शिवसेना परंपरागत सहयोगी उनके साथ थी। आज की स्थिति में क्या है? शिवसेना को उन्होंने तोड़ दिया और एकनाथ शिंदे को लेके आ गए हैं। तो एकनाथ शिंदे, वो जो पूरा प्रकरण हुआ, चूंकि महाराष्ट्र की जो पूरी स्थिति हम लोग देखते हैं, महाराष्ट्र में मराठी मानुष की स्थिति बड़ी मजबूत होती है। और वहां पे जिस तरह से मराठी अस्मिता के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने चोट पहुंचाई, उद्धव ठाकरे की पूरे पार्टी का एक तरह से उनको सोचे ना तो सिंबल मिल पाया, न तमाम तरह की चीजें हुई। बीजेपी के लोगों को लगा कि हम उन्हें सड़क पर लाके खड़ा कर देंगे, लेकिन स्थिति क्या हुई? उद्धव ठाकरे काफी बड़े पॉपुलर नेता के रूप में उभर के आ गए। यही कारण है, सोच के देखिए कि अभी तक वहां के राहुल नागरेकर हमारे हमनामी है, राजीव जी, वहां के विधानसभा अध्यक्ष। सुप्रीम कोर्ट उनको बार बार जो है कि उनको कहता रहा है उनको क्या अयोग्यता के मामले पर सुनवाई कीजिए, उन्होंने अब तक तो सुनवाई नहीं किया। अब उनको 10 जनवरी का डेडलाइन दिया गया है, वो तो देखेंगे कि 10 जनवरी को क्या होगा। लेकिन आप उनसे भी देखिए, एकनाथ शिंदे से काम नहीं चला इनका। इनको पता था कि जो समीकरण है, एकनाथ शिंदे के साथ कोई जनता नहीं है, भारतीय जनता पार्टी एक तरह से अकेले ही खड़ी थी वहां पे। फिर इन्होंने सीधे सीधे जो है कि शरद पवार की पार्टी को भी तोड़ दिया, उसको भी तोड़ने का प्रयास किया, अजित पवार को लेके आ गए। और वो भी तब लेके आए जब भोपाल में अजित पवार के ऊपर इन्होंने जोरदार हमला किया था भ्रष्टाचार के मामले को लेकर। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ा चीज है कि वो भ्रष्टाचार के मामले पर हमला करती है और हमले के कुछ घंटे बाद अजित पवार को शामिल कर लिया जाता है और उनको एक तरह से राज्य का वित्त मंत्री भी बना दिया जाता है। मैं जो परिस्थितियां देख पा रहा हूं कि एक तरह से अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में भी जो वहां पे भारतीय जनता पार्टी की उपस्थिति थी, वो उपस्थिति उससे भी कमजोर होगी और वहां पे वो डबल डिजिट में आना उनके लिए एक मुश्किल से आंकड़े की स्थिति हो जाएगी। क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम में आपने 2 पार्टियों को तोड़ा, सहानुभूति वोट उन 2 पार्टियों के साथ बढ़ गई। यानी उद्धव ठाकरे के साथ सहानुभूति वोटर्स हैं आजकल और शरद पवार के साथ है। और तीसरी चीज की राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में महाराष्ट्र में भी काफी अच्छा जो है कि प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने अपने आप को वहां पर खुद से काफी मजबूती से खड़ा किया। तो महाराष्ट्र में वो आंकड़े बिल्कुल बदलते और बिगड़ते हुए दिख रहे हैं बीजेपी के लिए। यही कारण है कि बीजेपी सोचिए कि देवेंद्र फडणवीस की स्थिति क्या बन गई राजीव जी। कहा पहले वो मुख्यमंत्री होते थे, डिमोशन होकर उप मुख्यमंत्री बन गए और बाद में फिर अजित पवार को लाया गया तो उनसे सोचे कि वित्त मंत्रालय भी छीन लिया गया। तो बीजेपी के भीतर जितने सारे लोग अभी वहां पे लगे हुए थे ड्रेस बना के, चंदन टीका लगा के, जो मंत्री पद का शपथ लेने के लिए लोग तैयार थे, उनको तो वो भी चीज नहीं मिला। तो भारतीय जनता पार्टी के साथ एक तो यह है कि वो अकेले भी है वहां पे 2 टूटे टूटे अंगों को लेके, और भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र में एक तरह से भीतरघात की भी स्थिति बनेगी। ये मैं महाराष्ट्र की तस्वीर खुलेआम देख पा रहा हूं। ठीक है, बिहार की तस्वीर तो बड़ी स्पष्ट सी तस्वीर रही है राजीव जी की वहां पे 3 शक्तियां हैं। एक तरह से सीधे सीधे हम लोग देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी, आरजेडी और जदयू। वो तराजू का ऐसा पलड़ा है कि जदयू जिसके साथ चला जाता है उसी का तराजू का पलड़ा भारी हो जाता है। ये हम लोगों ने पिछले तमाम चुनाव में हम लोगों ने देखा है। और
नीतीश कुमार का जो गठबंधन इस समय आरजेडी के साथ है, आप देखिए कि जिस समय से वो आरजेडी के साथ सरकार में बना रहे हैं, उनके चेहरे की खुशियां देखिए आप। भारतीय जनता पार्टी के शासन के बीच में वो केमिस्ट्री जो है उनकी बनी हुई नहीं थी, तो वो आज के समय में काफी उन्मुख महसूस कर रहे हैं। वहां पे पिछले बार 2019 के लोकसभा सीट में केवल कांग्रेस को एक सीट आ पाई जी, यानी विपक्ष का बिहार में पूरी तरह से सुपड़ा साफ था 2019 के लोकसभा चुनाव में। ये स्थितियां बिहार में बिल्कुल बदलने के लिए जा रही है। वहां पे बिहार में जो झटका लगेगा उसकी भरपाई वो कहां से करेंगे? महाराष्ट्र में तो उन्हें झटका लग ही रहा है, बिहार में भी उन्हें झटका लगे। अब आ जाइए आप पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल को तो मैं कहूंगा कि देखिए वहां पे 18 लोकसभा सीटें लेके वो आए थे, तमाम तरह से उन्होंने नए नए पूरे प्रयोग किए थे, लेकिन जिस तरह से उन्होंने बंगाली अस्मिता के ऊपर चोट किया वहां पे, आप सोच के देखिए कि जो संसद में जो तमाम प्रकरण हुआ, अब तो करीब 150 से लगभग उन्होंने 146 सांसद उन्होंने निलंबित कर दिए, लेकिन महुआ मोइत्रा का जो पूरा प्रकरण था उसमें 10 भर की महिलाएं आहत हो गई। तो आप सोच के देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थक महिलाएं अगर आहत हो गई थी तो बंगाल में उसका क्या असर रहा होगा? ऐसे स्थिति में बीजेपी क्या उन 18 सीटों को वापस ले आ पाएगी? और हम लोगों ने विधानसभा चुनाव में देखा था कि अगर इन 18 सीटों को विधानसभा चुनाव में हम लोग ट्रांसलेट करते हैं तो राजीव जी वो कम से कम बीजेपी को गणित दिख रहा था कि 125 सीट्स वो पश्चिम बंगाल में जीतते हुए नजर आ रही थी, लेकिन पश्चिम बंगाल में वो 77 पे जाकर चुनाव में सिमट गए थे। जबकि हमें लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने सबसे आक्रामक चुनाव प्रचार कहीं पे किया था, चुनाव में कहीं ताकत और शक्तियां झोंकी थी तो पश्चिम बंगाल था। वो वहां पे पूरे ताकत को ममता बनर्जी ने बिल्कुल इनको चक्काचूर कर दिया था। तो एक ये पोजिशन हम लोगों को जो है कि पश्चिम बंगाल का नजर आता है। मैं तो कहूंगा कि आप बगल का ही बिहार का पड़ोसी राज्य जो झारखंड है उसके स्थितियों को भी देखिए। आखिर क्या स्थितियां हैं कि हेमंत सोरेन के ऊपर भी ईडी लगातार जो है कि उनके ऊपर दबाव डाल रही है, लगातार उनको नोटिस जारी किए जा रहे हैं। तो सबके वहां पर भी स्थिति है, सबके ऊपर है। अभी तेजस्वी यादव को भी बुलाया गया है, इस पे आएंगे चर्चा। तो हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रशांत टंडन जी भी जुड़ गए हैं हमारे साथ। जरा इस गणित को, और प्रशांत जी खासकर जो 4 राज्य हैं अभी उधर 39 सीटों वाले तमिलनाडु की ओर नहीं जाते हैं। तमिलनाडु में एक सिक्योर्ड है कि, और दक्षिण ऐसे भी सिक्योर्ड दिखाई दे रहा है, खासकर कांग्रेस के लिए, कांग्रेस के लिहाज से और कांग्रेस के गठबंधन के लिहाज से या इंडिया अलायंस के लिहाज से। लेकिन जो 4 महत्वपूर्ण राज्य हैं जिसमें उत्तर प्रदेश है, वेस्ट बंगाल है, उत्तर प्रदेश की 80 सीटें, महाराष्ट्र की 48 सीटें, वेस्ट बंगाल की 42 सीटें और बिहार की 40 सीटें, और ये चारों राज्य मिलकर 210 सीटें होती हैं। 210 सीटों में से देखिए तो अभी मैं वही कि उत्तर प्रदेश में 62 सीटें, 62 सीट्स आई थी बीजेपी को 2019 में। महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना साथ में लड़े, बीजेपी को 23 सीटें 23 सीट्स आई थी, शिवसेना को 18 सीटें आई थी, कांग्रेस को 1, और उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस को 1 सीट आई थी, सोनिया गांधी जीती थी। फिर आप आइए वेस्ट बंगाल जहां 42 सीटें, वेस्ट बंगाल की में बीजेपी को 18 सीटें आई थी, टीएमसी को 22 सीटें आई थी, कांग्रेस को 1 सीट। उसके बाद आप आइए बिहार जहां 40 सीटें हैं, बीजेपी को 17, जेडीयू उसके साथ दोनों साथ में लड़े थे, और एलजेपी भी, याद कीजिए कि उस समय थे मौसम वैज्ञानिक, तो वो भी थे, और 6 सीटें वो 6 लड़े, 6 के 6 जीत के आए, और जेडीयू 16 सीटें जीत के आई थी और 17 सीटें बीजेपी, और कांग्रेस 1 सीट जीती थी। अब यहां से परिस्थितियां दूसरी बनती हैं। अगर जोड़ा जाए तो इन चारों राज्यों में 62, यूपी में, महाराष्ट्र में 23, वेस्ट बंगाल में 18 और बिहार में 17, इन 4 राज्यों को देखें तो कहीं ना कहीं सत्ता के करीब यहीं से बीजेपी पहुंच जाती है। क्या अब इस बार की परिस्थितियां बदलती हुई दिखाई नहीं दे रही हैं? उत्तर भारत में बीजेपी मजबूत है जो कहते हैं, चलिए उत्तर भारत में बीजेपी कहां जा रही है इसी की चर्चा कर लेते हैं, जरा आपसे समझना चाहता हूं। जी देखिए राजीव जी, हर चुनाव अपने आप में एक दूसरे चुनाव से फर्क होता है जी। लेकिन मैं बात करूंगा कि देखिए मुद्दे क्या हैं और उन मुद्दों में अभी हाल फिलहाल में क्या हुआ है। उत्तर भारत भी बड़े पैमाने पर, आधा उत्तर भारत ने वोट दिया है अभी, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश ने। तो
वहाँ के लोगों की मानसिक स्थिति या सोचने का ढंग उत्तर प्रदेश और बिहार से बहुत अलग नहीं है। और 2019 से और अब में तब्दीली क्या आई है कि जो सामाजिक समीकरण है वो बदले हैं। मैं सीट बाय सीट नहीं जा रहा हूँ, स्टेट बाय स्टेट नहीं जा रहा हूँ, मैं सामाजिक समीकरण की बात कर रहा हूँ। सामाजिक समीकरण ये बदले हैं कि अभी कल ही आप बता रहे थे कि इन चुनावों में दलित और आदिवासी ने जमकर कांग्रेस को समर्थन दिया है। दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, तीनों अल्पसंख्यक, ये जो तीसरी मतलब तीन जो ये बड़ा कॉम्बिनेशन है, और इस कॉम्बिनेशन को हमने कर्नाटक में देखा, इस कॉम्बिनेशन को हमने तेलंगाना में देखा, इस कॉम्बिनेशन को हमने जीतते हुए देखा, तमाम सारे उपचुनावों में देखा। और एक ये रुझान, एक ट्रेंड दिखाई दे रहा है। और ये अगर उत्तर भारत में ट्रेवल करता है, जिसकी मुझे कोई रीजन नहीं दिखता कि ये क्यों ट्रेवल ना करे, ये अगर उत्तर भारत में ट्रेंड आता है तो राजीव जी केवल बीजेपी नहीं, तमाम सारे जो क्षेत्रीय दल हैं उनको भी कांग्रेस के सामने नुकसान उठाना पड़ेगा। कांग्रेस 2024 में बहुत नए क्षेत्रों में, नए सामाजिक समीकरणों में, नए भूगोल में आपको स्ट्रांग होती हुई नजर, और उसमें चाहे वो उड़ीसा हो, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, या उत्तर प्रदेश हो, या महाराष्ट्र हो। तो एक तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो इनविजिबल एक इक्वेशन है जो आमतौर पे पॉलिटिकल एनालिस्ट चर्चा नहीं कर रहे हैं दूसरी जगह पे भी, कि एक नया सामाजिक संतुलन जो है कांग्रेस के पक्ष में बनता हुआ दिख रहा है। और वो राहुल गांधी की वजह से बनता हुआ दिख रहा है, भारत जोड़ो यात्रा की वजह से बनता दिख रहा है। जिस तरीके के स्टैंड राहुल गांधी ले रहे हैं माइनॉरिटीज के लिए, चाहे आदिवासियों के लिए, दलितों के लिए, वो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तीसरा उसमें जो गैप है, वो गैप ये है कि जो पूरा करना है कि जातिवार जनगणना को लेकर अभी और अग्रेसिव होना है। हम मान सकते हैं कि चलिए एक टेस्ट बलून के तौर पे इस्तेमाल किया गया विधानसभा चुनावों में, और उसका एक आंशिक असर ही दिखाई दिया। अब उसको एक नए आंदोलन के साथ आपको, कांग्रेस को इसको आगे बढ़ाना है। तो सीटों के तालमेल, कौन कितने सीट पे जीता, उसके अलावा मेन चीज ये है कि जो सामाजिक संतुलन जो है, जो सोशल इक्वेशन चेंज हो रहे हैं और वो कांग्रेस के पक्ष में जा रहे हैं, उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे जी की मौजूदगी भी एक कारण है, उसमें राहुल गांधी के स्टैंड भी कारण है। जी, कांग्रेस का काम ये करना है कि फ्रंट पे या जिम्मेदारी उन लोगों को दे जो 100% वैचारिक रूप से इस नई कांग्रेस के साथ है, जो भारत जोड़ो यात्रा से निकली हुई कांग्रेस है उसके साथ है। इसमें अगर कमलनाथ जैसे लोग अगर जगह पाएंगे तो कांग्रेस को नुकसान होगा। तो वैचारिक रूप से बहुत स्ट्रांग, कमिटेड जो है वो नेता लगाए जाएं। देखिए स्ट्रेटजी वगैरह बाजार में तमाम कंसल्टेंट घूम रहे हैं, इसकी कोई कमी नहीं है जी, इसको मैं बहुत अहमियत नहीं देता हूं। अहमियत किस बात की है? वैचारिक कमिटमेंट की। वैचारिक कमिटमेंट अगर बड़े नेताओं का होता है तो चीजें आगे हो जाती हैं। मौजूदा स्थिति में कांग्रेस के अंदर भी एक वैचारिक कमिटमेंट को लेकर कम से कम मिडिल लेवल नेताओं में उतना कमिटमेंट नहीं दिखाई देता है। अगर वो कमिटमेंट होता राजीव जी, विधान परिणाम में दूसरे होते। बने रहिए, परिचर्चा अभी जारी है। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए आगे सुनते हैं इस परिचर्चा। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, कमिटमेंट की बात, और बहुत कुछ हम आने वाले समय में देखेंगे। और ऐसे भी तैयारियां जो होती हैं चुनाव की, वो अलग अलग
अगर एंगल से इन तमाम चीज़ों को देखा जाता है, परखा जाता है और उसके बाद फिर तैयारियों का जो है वो सिलसिला आगे बढ़ता है। अभी तैयारियां चल रही हैं, एक तरफ इंडिया गठबंधन की तैयारियां चल रही हैं, दूसरी तरफ ये तमाम दल अपनी अपनी तैयारियां कर रहे हैं और साथ में कांग्रेस अपनी तैयारी कर रही है, जिसमें कल हमने देखा कि एक के बाद एक लगातार मल्लिकार्जुन खड़गे अपनी टीम को आगे बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे थे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने ऑफिस बियरर की टीम भी बना ली है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने नए नए कुछ जनरल सेक्रेटरीज अपॉइंट कर लिए और इन सबको अलग अलग राज्यों का प्रभार भी दे दिया। प्रियंका गांधी को स्वतंत्र प्रभार दिया गया है, उनके पास कुछ भी अभी नहीं है, लेकिन उनकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है कि आपने देखा हिमाचल प्रदेश का चुनाव हो, चाहे कर्नाटक का चुनाव हो या इन 5 राज्यों के चुनाव में लगातार प्रियंका गांधी बहुत सक्रिय नजर आईं। शायद इसके लिए रखा गया हो कि 2024 का चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट है और तमाम राज्यों में उनकी सक्रियता यहाँ उसकी ज़रूरत पड़ेगी, ये भी हो सकता है। तो बहुत अलग अलग पहलू हैं जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। चर्चा ये कर रहे हैं कि ये जो कांग्रेस जो दांव चल रही है, इस दांव के अंदर ही छिपी है क्या 2024 की जीत, और क्या इसी राह से 24 में कैसे जीतेगी कांग्रेस या कैसे जीतेगा इंडिया, कैसे पटखनी देगा। अभी ईवीएम को लेकर हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम जरा एक वास्तविक चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि ईवीएम की चर्चा जैसे हम लाते हैं तो तमाम वास्तविक चर्चाएं जो हैं वो किनारे हो जाती हैं, क्योंकि ईवीएम एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जिसको आप सामने रख के चल के फिर उन तमाम चीजों को ध्वस्त कर देते हैं जो तथ्यों पर आधारित होते हैं। और हम बात तथ्यों की कर रहे हैं कि कैसे यहां बीजेपी को पटखनी दे सकता है इंडिया अलायंस। इसलिए थोड़ी देर के लिए ये आप मान के चलिए कि ईवीएम भी अच्छा है, ईवीएम से सब कुछ अच्छा होगा, ऐसा मान के चलिए और इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं उस हिसाब से, क्योंकि जहां हम ईवीएम को लेके आएंगे फिर वही बात होगी कि कुछ भी कर लो, जीतेगा तो मोदी ही और जीतेगी ईवीएम ही। तो इसलिए उसको किनारे रखिए। अभी चर्चा हम करते हैं कि ये जो 4-5 राज्य हैं जिसमें उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, एक उत्तर प्रदेश को छोड़ दें, और उत्तर प्रदेश में जैसे अभी काम कांग्रेस कर रही है, समाजवादी पार्टी है, कल को हो सकता है कि मायावती जी भी आ जाएं साथ में, तो फिर उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल सकती है। महाराष्ट्र की 48 सीटों में जो पिछली बार 23 सीटें बीजेपी के पास थीं, क्या इस बार 23 सीटें 23 सीट्स बीजेपी लेके आ पाएगी, एक बड़ा सवाल है। बिहार की जो 17 सीटें बीजेपी के पास थीं, क्या उन 17 सीटों को रिपीट कर पाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। ऐसे ही सवाल है कि 18 सीटें जो जीतकर वेस्ट बंगाल से बीजेपी आई थी, वो 18 सीटें इस बार बीजेपी के पास रहेंगी, एक बड़ा सवाल है। और इन तमाम, अभी उत्तर प्रदेश को भी किनारे रख के इन 3 राज्यों की ही समीक्षा करें और तो देखें, ब्लाइंडली कोई भी बोलेगा कि 50% सीटें कम हो रही हैं बीजेपी की। जब 50% सीटें यही कम हो रही हैं तो जोड़ लीजिए कितनी सीटें कम हो गई। आज की तारीख में इन 4 राज्यों से बीजेपी के पास 120 सीटें हैं, तो आप, और उसमें से 62 सीटें, मतलब जो 50% सीट जो है वो उत्तर प्रदेश से है, तो 60 सीटों में से 50% निकाल दीजिए, 30 सीटें ऐसे ही कम हो गई। और ऐसी सीटें आपको दिल्ली में कम देखने को मिलेंगी जहां 7 है, पंजाब में 13 सीटें जो है वहां, हालांकि ज्यादा सीटें नहीं आई थी लेकिन वो है, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, कर्नाटक बहुत बड़ा राज्य है जहां 24 सीटें बीजेपी जीत कर आई थी। इन तमाम राज्यों को देखें तो साफ समझ में आता है कि बहुत आसान नहीं है। और अगर यह आसान नहीं है, क्या इसी कारण मोदी जी इतने परेशान हैं? क्या इसी कारण आज वो निर्णय, वो डिसीजन खेल मंत्रालय को, मोदी सरकार को लेना पड़ा जिसमें कुश्ती संघ को भंग करने का, निलंबित करने का फरमान जारी हुआ? ये एक पहलू आता है, जरा आना चाहता हूं प्रमोद अग्रवाल जी, क्या यही डर है? क्योंकि आंकड़ों, अंकगणित पे आप जाइए तो मोदी सरकार रिपीट होते हुए 2024 में नहीं दिखाई देती है। क्योंकि अभी सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूं, अब 27 दलों को भी अगर साथ में लेके आए, आप जेडीयू को साथ में लेके आए, आरजेडी को साथ में लेके आए, आप समाजवादी पार्टी को और फिर आम आदमी पार्टी को, फिर टीएमसी को, इन सबको साथ में लेके आइए, दक्षिण से उधर डीएमके को साथ में लेके आइए, तो फिर कहानी कुछ और बनती है। चुनौती बहुत गंभीर है, इंडिया अलायंस के सामने नहीं, मोदी के सामने सत्ता बचाने की चुनौती। यहां खोने का कुछ भी नहीं है, वहां पाने के लिए बहुत कुछ।
ये चिंता जो है जरा उससे वो समझना चाहता हूं। हमारे साथ धनंजय कुमार जी भी जुड़ गए हैं। धनंजय जी, आपका स्वागत करता हूं। सीधे प्रमोद जी आपके पास। बीजेपी की सबसे बड़ी चिंता ही राजीव जी यही है कि जिन राज्यों का आप जिक्र कर रहे हैं वहां उसके पास सिर्फ खोने के लिए है, पाने के लिए कुछ नहीं है। वो उन राज्यों में पहले से इतनी ऊंचाई पर बैठी है जहां से उसका हर कदम, हर आगे बढ़ने वाला कदम नीचे की हो जाता है, ऊपर जाने का रास्ता ही नहीं है। जिन राज्यों में आप बात कर रहे हैं उनमें पिछले लोकसभा के जितने भी अलायंस थे बीजेपी के पास, वो सारे छोड़ चुके हैं। उत्तर प्रदेश की जहां तक आप बात करते हैं तो मायावती के पास 10 सीटें हैं। क्या मायावती को बीजेपी 10 सीट देने को तैयार है? सवाल मायावती के सामने है। उनको मजबूरी यह है कि अगर वो 10 सीटें नहीं मिलती हैं तो वो 10 सीटें उनको मिली थी सपा के गठबंधन से, और अगर उनका सपा से फिर से गठबंधन नहीं होता है तो विधानसभा में जिस तरह की एक सीट आई थी उनकी, उसी तरह की हो सकता है कि वो इस बार लोकसभा में पहुंच ही ना पाए। इसलिए उनको भी फैसला करना है कि वो इंडिया गठबंधन के साथ आती हैं या बीजेपी के साथ रहती हैं, क्योंकि अब उनके पास वक्त नहीं है। वहां स्थिति अगर वो इंडिया के साथ नहीं आती हैं तो ये मान के चलना चाहिए कि बीएसपी नाम की एक पार्टी हुआ करती थी, यह 24 के बाद का जुमला होगा। फिर महाराष्ट्र की जहां तक बात करें, मैंने देखा अपने जीवन में बीजेपी के गठन से लेकर अब तक शिवसेना और अकाली दल 2 ऐसे अलायंस थे जिनको उसने धोखा नहीं दिया था। लेकिन 19 की जीत के बाद ये दोनों दल भी बीजेपी से धोखा खा चुके हैं। आज कल भी शायद मैंने ये सुनने में आया था कि उन्होंने अपने मंथन में यह निर्णय लिया है कि किसी भी क्षेत्रीय पार्टी से अगर साउथ में भी अलायंस किया जाए तो उससे यह कहा जाए कि केंद्र में हमारी भूमिका रहेगी, राज्य में उनकी भूमिका रहेगी। मतलब वो वहां से चाहते ज्यादा हैं, देना कम चाहते हैं। और भक्षण करने की जो उनकी अपने साथी को भक्षण करने की जो उनकी नीति है, उसको मेरे ख्याल से लगभग सभी लोग समझ गए हैं। अब सवाल यह उठता है कि सीटें बचाने की कवायद क्यों हो रही है? तो सीटें बचाने की कवायद इस तरह से हो रही है कि रोज मुंह की खा रहे हैं। चाहे निखिल गुप्ता का मामला हो तो अरिंदम बागची को सामने ला देते हैं, वो बयान देते हैं कि हम जांच कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो सरकार के सामने नहीं आती। आज पीयूष गोयल जी ने भी एक भाषण दिया है कि महंगाई को हमने पहले से भांप लिया था, इसलिए हम उसको नियंत्रित करने के लिए प्याज, दाल, गेहूं, सस्ता चावल वगैरह बाजार में उतार दिए। इसका मतलब यह है सरकार मान रही है कि महंगाई है, लेकिन उसको कह दूसरे ढंग से रही है। अब आता हूं मुख्य बात पर। आपको बता दूं कि आरबीआई गवर्नर ने कल ही कहा है कि महंगाई इतनी बढ़ गई है, खाद्य पदार्थों के दाम इतने महंगे हो गए हैं कि महंगाई दर को कंट्रोल करना अब आने वाले समय में मुश्किल हो जाएगा। इसके बाद पीयूष गोयल जी का यह बयान आया है। तो आरबीआई का गवर्नर अगर ये कह रहा है तो सरकार को तो चेतना ही होगा। और उधर IMF वही कह रहा हूं, आप इतना कर्ज ले चुके हैं कि आने वाले समय में आपके देश के लिए ये परेशानी हो जाएगी। ये मुंह की खा रहे हैं। दो बहुत इंपॉर्टेंट पहलू हैं, और इन दोनों पहलुओं के साथ साथ अगर तीसरा पहलू उसमें रोजगार का जोड़ दिया जाए तो फिर आप तो दिख ही गया है, संसद में कूदने वालों ने दिखा दिया है कि रोजगार मसला है जिसको आगे लेकर के अगर विपक्ष जाता है तो 2024 के चुनाव में बीजेपी के लिए बहुत मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। निश्चित रूप से ऐसा ही हो रहा है, निश्चित रूप से ऐसा ही हो रहा है। कांग्रेस ने चुनाव में हारने के बाद अपनी हताशा को जितनी जल्दी बुलाया है और जितनी मजबूती के साथ वो सामने आई है, उससे बीजेपी में खलबली मची हुई है। क्योंकि जिस ढंग से जीतने के बाद बीजेपी ने अपना रौद्र रूप धारण किया था, वो रौद्र रूप 15 दिन में ही शांत हो गया है। उनके राज्यों में रोज नई खटपट अभी से शुरू हो गई है। मंत्री नहीं बन पा रहे हैं, पुराने लोग जिनका प्रतिनिधित्व ज्यादा है वो बाहर हो रहे हैं। इस तरह की स्थितियां अभी से बनने लग गई हैं। छत्तीसगढ़ में वन कटाई को लेकर के इतनी बुरी हालत है कि पूरा आपको विधानसभा में जाते हुए पत्रकारों को गिरफ्तार करना पड़ रहा है।
बिना कुछ बताए गिरफ्तार करना पड़ रहा है कि आपको क्यों उठाया जा रहा है? सवाल मैं जहां तक समझता हूं, जैसे पहलवान वाला मामला जो है, इस मामले में उन्होंने जगदीप धनखड़ से पहले जाट वाला मामला उठाया, उसमें मुंह की खा ली, और जब दूसरे जाटों का मामला आया तो अब इनको लगा कि बहुत मुश्किल हो रही है, तो अपने ही बनाए संगठन को ध्वस्त कर दिया। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं कि न्यूज में वो बने रहना चाहते हैं, चाहे वो ब्रिजभूषण के जरिए बने रहना चाहते हैं या उसको हटाकर बने रहना चाहते हो। ब्रिजभूषण को उन्होंने इस मामले में सेव किया है निश्चित रूप से, और ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि हम खिलाड़ियों की बात सुनते हैं। खिलाड़ियों को, देश के खेल प्रेमियों को ध्यान रखना चाहिए कि आप अगर इतनी बेइज्जती करने के बाद भी अपने सांसद को बचाने के लिए एक संजय सिंह नाम का आदमी पैदा करते हैं और उसको पहले कुर्सी पर बैठा के फिर दूसरे दिन हटा देते हैं, तो इसका मतलब यह है कि एक सोची समझी रणनीति के तहत किया जा रहा है ताकि खिलाड़ियों को संतुष्ट किया जा सके, खिलाड़ियों को यह बताया जा सके कि हम आपके साथ हैं। देश का खिलाड़ी माइक पर रो रहा है, कैमरे पर रो रहा है, पद्मश्री वापस कर रहा है, आपको शर्म नहीं आ रही है? आप उपराष्ट्रपति से राजनीति करा रहे हैं, आपको शर्म नहीं आ रही है? ये सारा कारण वही डर है राजीव जी जो आप देख रहे हैं कि इन जो 5 बड़े राज्य हैं वहां की स्थिति सुधर नहीं रही है। प्रमोद जी जरा चलते हैं इधर, महाराष्ट्र चलते हैं। सेकेंड लार्जेस्ट स्टेट है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश के बाद, और महाराष्ट्र से जुड़े हुए हैं हमारे साथी धनंजय कुमार जी। 48 सीटें धनंजय जी, पिछली बार जो महाराष्ट्र की 48 लोकसभा की सीटें हैं और उसमें से 23 सीटें जीत करके आई थी बीजेपी, और अब देखिए कि बीजेपी सरकार पे काबिज है किसी भी ढंग से, वो तो बनाना है, ऑपरेशन लोटस करके बना ली सरकार, शिंदे को मुख्यमंत्री बना लिया, शिवसेना को 2 फाड़ कर दिया, एनसीपी में 2 फाड़ है, और उसके बाद अब आज की तारीख में इतनी हिम्मत नहीं हो रही है कि वहाँ इलेक्शन करवाए म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का। और उसके अलावा तीसरी सबसे बड़ी बात कि अगर इलेक्शन होता है 2024 का इलेक्शन जो होगा, उस इलेक्शन में क्या एनसीपी और शिवसेना को में 2 फाड़ करने वाली बीजेपी के पास अब 23 सीटें आती हुई दिखाई देती हैं? जरा ईमानदारी से बताइए। राजीव भाई, 23 उनको मिली थी, 18 शिवसेना को मिली थी। जी बिल्कुल। लेकिन जो ऑपरेशन लोटस आपने कहा, तो मैं उस पर यह कहूं कि लोटा लेके चले गए, गंगा जल इधर छोड़ दिए, खाली लोटा लेके चले गए, गंगा जल इधर ही रह गया। तो जो बाल ठाकरे के नाम पे इतने साल बीजेपी सत्ता भी इसी ना उन्हीं के नाम पे मिली थी महाराष्ट्र में, और उसके बाद बाल ठाकरे जब अपनी पार्टी का कार्यभार छोड़ रहे थे, उससे निवृत्त हो रहे थे, तो उन्होंने एक सभा में उद्धव ठाकरे जी के लिए कहा था पब्लिक को कि हमने इतने साल तुमको संभाला, अब मेरे बेटे को तुम लोग संभालना। ये बहुत इमोशनल बात है, और आप ये जान लीजिए कि शिवसेना का गठन ही भावनात्मक मुद्दों पे हुआ था। वो राजनीति करने के लिए शिवसेना बनी नहीं थी, हालांकि तरह तरह के आरोप लगाते हैं लोग, लेकिन उसका मुद्दा ही था, इसलिए मराठी भावना को लेकर के, मराठी सेंटिमेंट को लेकर के पार्टी बनी थी। और मराठी सेंटिमेंट की बात करते हैं तो हमेशा वो जो है समाज को सबसे आगे रखा, मराठी समाज को और आगे रखा। उसमें मराठा और कुणबी और जो हो रहा है धनगढ़ और ब्राह्मण और उसके लिए नहीं किया, उसने पूरे मराठी समाज के लिए किया। अब जब इन्होंने तोड़ने को तो तोड़ दिया है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि लोटा लेकर के चले गए, गंगा जल यहीं रह गया। तो खाली लोटा से क्या होगा? पूजा तो तभी होगी जब गंगा जल होगा। तो पूजा अब जो है समझिए कि रामलला जी की प्राण प्रतिष्ठा के लिए दौड़ रहे हैं, वहां पे गंगा जल लेके तो जाना पड़ेगा। और गंगा जल कहाँ है उनके पास? जो उनके पास पानी है वो तो कीचड़ वाला पानी है, क्योंकि वो उनके साथ जो इतने लंबे समय से साथी थे, जनता दल यू, और साथी रहे शिवसेना के लोग। शिवसेना साथी क्या, शिवसेना तो कहिए कि एकदम जैसे हम लोग के गांव में पीपल और बड़ का पेड़ जो है कई बार एक साथ जन्म देता है, एकदम पता नहीं चलता, इधर वाले आधे भाग में पीपल, आधा भाग में बड़ आपको दिखाई पड़ेगा, बरगद जिसको कहते हैं। तो उस तरह का महाराष्ट्र में शिवसेना और बीजेपी का संबंध था। तो उसको उन्होंने तोड़ करके जो रिश्तों को मैला किया है, एक धारणा बन गई है कि बीजेपी और खास करके जो नरेंद्र मोदी जी की बीजेपी है वो किसी नीति, नियम, चाल, चेहरा, चरित्र को नहीं मानती।
और तमाम जगह आप देख रहे हैं कि वो जितने धत्कर्म हो सकते हैं, जितने तरीके से आपको परेशान कर सकते हैं, वो तमाम कर रहे हैं। वो मणिपुर की घटना हो या जो महिला पहलवानों की घटना हो, और जो अभी प्रमोद भाई कह रहे थे कि संजय सिंह को अभी बनाया, अभी उनको जो है उतार दिया, वो भी रणनीति हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है, लेकिन उनको समझ में आ गया है, हताशा है ये। जैसा कि कहा आपने कि कांग्रेस पार्टी तो अपनी हताशा से निकल आई, उसकी वजह मैं मानता हूं राहुल गांधी को। राहुल गांधी को इसलिए वजह मानता हूं कि राहुल गांधी को इतना अपमानित किया गया इस देश में। मैं बार बार आपके भी चैनल पे बोलता हूं, जहां जाता हूं ये बोलता हूं, मुझे राहुल गांधी से मैं कभी मिला नहीं हूं, लेकिन मैं इतना जुड़ गया हूं उस व्यक्ति से कि इतना अपमान संसद के भीतर, संसद के बाहर, मीडिया के द्वारा, नेताओं के द्वारा मीम बना करके तरह तरह से जितने तरह के अपमान किए जा सकते, तमाम तरीके के अपमान जो है राहुल गांधी का किया। लेकिन राहुल गांधी के चेहरे पे मुस्कुराहट कभी कम न हुई। तो वो जो है कांग्रेस पार्टी के भीतर वो चरित्र आ गया, वो कांग्रेस पार्टी के भीतर वो इसलिए दिखाई पड़ रहा प्रमोद भाई आपको। फिर जो है जिस तरह से बीजेपी के भीतर, चूंकि बीजेपी के भीतर भी यह असंतोष है कि आपने पार्टी का और संघ का जो चरित्र था, चरित्र को दागदार बना दिया। इतने दाग लगा दिए कि अब केवल दाग ही दिखाई पड़ रहे हैं। और ये बतलाइए कि चलिए आप जब काम कर रहे थे, मिट्टी लगा था या कीचड़ लगा था, कुछ बहाना बना लीजिएगा, लेकिन जब आप घर में जाइएगा, बेडरूम में जाइएगा, मेहमान के सामने आइएगा, पूजा पाठ कीजिएगा, तो साफ कपड़े तो पहनने पड़ेंगे। लेकिन साफ कपड़े आपके पास बचे ही नहीं। शरीर पे जो है साफ कपड़े दिख जाते हैं कि सारे कपड़े आपके गंदे हो गए, सारे कपड़े में दाग लग गए हैं, कौन सा कपड़ा खरीदोगे? और कोई नया कपड़ा है नहीं। पुलवामा देख लीजिए, अभी हल्ला कर रहे थे कि हमने जो है 370 खत्म कर दिया, आतंकवाद खत्म हो गया। लो, आपने बोला और आतंकवाद फिर शुरू हो गया, फिर हमले होने लगे, फिर हमारे सैनिक शहीद होने लगे। तो ये कैसा कहां से बोलते हैं, क्या बोलते हैं आप? तो ये तमाम तरीके की चीजें, मुझे लग रहा है कि बीजेपी अब अपने ही चक्रव्यूह में, उसने चक्रव्यूह रचा था ताकि उसमें कांग्रेस को, खास करके राहुल गांधी को समेट सके। मैं राहुल गांधी बार बार बोलता हूं और बोलता रहूंगा अगले चुनाव तक, जब तक बीजेपी हारेगी नहीं। तो ये राहुल गांधी को, चूंकि राहुल गांधी एक ऐसा सेंटर पॉइंट है जिसकी वजह से मुझे लगता है कि सारी पार्टियों को, जो विपक्ष में पार्टियां खड़ी है, उनके लिए एक उम्मीद की तरह है। क्योंकि राहुल गांधी युवा है और राहुल गांधी ने जितनी बातें कही थी राजीव भाई, वो कोरोना काल में हो, उसके जब नोटबंदी की गई थी तब की बात हो, सारी बातें आज सच हो रही। और जाट नेता हो, जाट, आज हमने एक कार्यक्रम किया, उसमें हम उस पर किया था कार्यक्रम, जो वहां से जो खाप पंचायतों से जो उभर के आ रहा है स्वर, वो बीजेपी के लिए अच्छा स्वर नहीं है। नूह में जो आपने देखा, नूह में दंगा कराने की तमाम कोशिशें हुई, लेकिन नूह में किसान और किसान संगठन जिस तरह से खड़े हुए, दंगा होने नहीं दिया। कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और एक और बात बतला दूं, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा इनके साथ प्रॉब्लम यह हो गई है कि इनकी लड़ाई जो है आदित्यनाथ जी से शुरू हो गई है। योगी आदित्यनाथ जी से लड़ाई चल रही है, और वो इसलिए चल रही है कि योगी आदित्यनाथ भी इनको पसंद नहीं है। और योगी आदित्यनाथ के दम पर जो है इनको लग रहा था कि हम जो है योगी आदित्यनाथ को किनारे करेंगे, तरह तरह से। उसमें ब्रजभूषण थे, उसमें टेनी आप देखिए कि उन पे इतना आरोप है, लेकिन उनको नहीं हटाया। तो मोदी वर्सेज जो है आदित्यनाथ भी है, और मुझे लगता है कि इस बार इनको मुश्किल आएगी। और कांग्रेस के इस दाव में छिपी है 24 की जीत। संभावना तो बनती है, बाकी देखिए क्या ईवीएम करता है या क्या कोई चमत्कार करते हैं, ये तो कुछ भी कर सकते हैं। 22 जनवरी का पहले इंतजार कर लीजिए। 22 जनवरी लग रहा है इनको कि 22 जनवरी एक ऐसा समय आएगा जो हिंदुस्तान में कभी आया नहीं, ऐसा पब्लिक मान लेगी। लेकिन पब्लिक के अंदर भी भरोसा डगमगा गया है इनको लेकर के। और अब ज्यादातर वही लोग हैं जिनको पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है, न्यूज से कोई मतलब नहीं है, शरीफ आदमी से मतलब नहीं है, भविष्य की चिंता नहीं है। अब ज्यादातर इनके साथ वही लोग हैं। जी राजीव भाई। जी बिल्कुल, ऐसे लोग जिनको भविष्य की चिंता ना हो, जो 7.5 8 घंटे तक मोबाइल पर चिपके रहें, जो इंस्टाग्राम और फेसबुक पे चिपके रहें, और उनको रोजगार उनके पास है कि नहीं है, लेकिन फिर भी उनसे अगर पूछिए कि पेट्रोल की कीमत इतनी बढ़ गई, तो कहते हैं 100 नहीं 200 रुपये भी हो जाए, 2000 रुपये भी हो जाए तो पेट्रोल हम भराएंगे और वोट उन्हीं को देंगे। तो ऐसी एक जमात तैयार है। उस जमात से इतर भी इस देश में हैं, जो 40% लोग हैं जो विपक्ष के साथ है। और चर्चा इसलिए यहाँ सत्ता पक्ष और विपक्ष की होनी चाहिए क्योंकि देश एक पक्षीय, और देश का ये जो संसदीय प्रणाली है वो एक पक्षीय नहीं है, ये बहुपक्षीय है। हमारे देश में 2 पक्षीय भी व्यवस्था नहीं है, बहुपक्षीय व्यवस्था है। इसीलिए यहाँ 28 दल एक साथ मिलकर चुनौती पेश कर रहे हैं सीधे सत्ता पक्ष को। लेकिन सत्ता पक्ष में 38 दल हैं,
ये भी आप याद रखिए कि वहां भी वो अकेला नहीं है, ये जो पक्ष है यहाँ, यानी कि मोदी जी अकेले नहीं हैं, उनके साथ 38 हैं। ये अलग बात है कि इन 38 में से कितनी ऐसी पार्टियां हैं जिनके सांसद तो छोड़ दीजिए, विधायक विधानसभा में हैं। सांसदों की बात छोड़ दीजिए, कितने विधायक अलग अलग विधानसभाओं में हैं, यह भी एक बहुत बड़ी चुनौती है मोदी जी के सामने। लेकिन इन सब से इतर एक बात और महत्वपूर्ण है कि जिस उत्तर भारत की दुहाई देती है भाजपा कि हम यहां बहुत मजबूत हैं, उसी उत्तर भारत की हम बात आज कर रहे हैं। आज दक्षिण भारत की बात नहीं कर रहे हैं, हम उत्तर भारत की बात कर रहे हैं कि यहां भाजपा कैसे कमजोर है और कैसे कमजोर हो रही है, इसकी चर्चा हम कर रहे हैं। और अगर उत्तर भारत में भाजपा कमजोर है तो कहां से गेन करेगी और कैसे जीतेगी और कैसे 2024 में लाल किले पर झंडा फहराएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एक बड़ा सवाल है। अमलेंदु उपाध्याय जी। निश्चित तौर पे राजीव जी, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के सामने संकट ज्यादा हैं, और जो आपने बताया कि जो भंग करने का निर्णय लिया गया है, ये साफ जाहिर है कि भारतीय पार्टी के ऊपर दबाव पड़ रहे हैं। वरना एक अकेला सब पर भारी और 56 इंच के सीने की छाती वाली सरकार जो है वो इस तरीके से WFI को नहीं करती। कल जो साक्षी मलिक का ट्वीट आया कि वो परेशान है, उसके बाद उनकी परेशानी के बाद सरकार परेशान हो गई। राजीव जी, आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कितना ज्यादा दबाव है। अगर एक अकेले सब पे भारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और जीत के प्रति भारतीय जनता पार्टी एकदम आश्वस्त है, और जगदीप धनखड़ साहब की भी जाति को लेकर के अगर भारतीय जनता पार्टी आश्वस्त है कि उनके कहने से उसकी जाति के वोट मिल जाएंगे, तो इस तरीके के फैसले नहीं होते जो अचानक खेल मंत्रालय ने फैसला लिया है। तो ये साफ तरीके से इशारा कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर दबाव काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। अब राजीव जी, जो आपने बताई कि किन किन राज्यों में क्या क्या संकट है भारतीय जनता पार्टी के सामने, निश्चित तौर पर एक बड़े पत्रकार हैं, भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, टीवी पे बहुत आते हैं, चूंकि भारतीय जनता पार्टी के समर्थक बहुत आते हैं टीवी पे, सब बड़े पत्रकार भी हैं, वो सब जो हो जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी बना देती है। वो कल कह रहे थे टीवी पे बैठे हुए कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज्यादा नुकसान होने जा रहा है। एक मैं देख रहा हूं कि कोई ओपिनियन पोल कराया गया है, वो ओपिनियन पोल बता रहा है कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी को बहुत नुकसान होने जा रहा है। तो ये तो जो उनकी पार्टी, मतलब उनके पाले के लोग हैं, वो मान रहे हैं कि महाराष्ट्र और बिहार में बहुत ज्यादा नुकसान होने जा रहा है। हम तो अपनी बात कर ही नहीं रहे, हम लोग जो क्या मान रहे हैं क्या नहीं मान रहे। यानी जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक विश्लेषक हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए जो सर्वे कर रहे हैं, वो बने रहिए। परिचर्चा अभी जारी है। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए आगे सुनते हैं इस परिचर्चा। सब ये मान रहे हैं कि बिहार और महाराष्ट्र में जबरदस्त नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होने जा रहा है। तो अगर केवल मैं 2 राज्यों की बात करूं राजीव जी, बाकी सबकी बात भी छोड़ दीजिए, केवल बिहार और महाराष्ट्र की ही अगर बात कर ली जाए, यहां अगर भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को नुकसान जबरदस्त होने जा रहा है, तो इसकी भरपाई कहां से हो रही है, ये तो भारतीय जनता पार्टी बताए। भरपाई के लिए कोई जगह नहीं दिख रही जहां से इसकी भरपाई हो रही है। फिर कर्नाटक की बात कर लीजिए आप, वहां भी जबरदस्त नुकसान होने जा रहा है, उसकी भरपाई कहां से होगी। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में कुछ तो नुकसान होने जा रहा होगा, तो वो जो नुकसान होने जा रहा है उसकी भरपाई कहां से होगी। तो भारतीय जनता पार्टी के पास राजीव जी रास्ते सीमित हैं, नुकसान उसके ज्यादा हैं। इसलिए जो है हम लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस की जो है वो 24 की जीत की तैयारियां जो है पूरी हैं, उस पर काम कर रही है। कितना काम करती है, कितना आगे लेके जाती है, उसके कौशल के ऊपर निर्भर करेगा, वो उसको किस तरीके से चीजों को आगे लेकर के जाती है। लेकिन जिस तरीके के समीकरण सामने आ रहे हैं और जिस तरीके से इंडिया गठबंधन अपने दांव चल रहा है और जिस तरीके से वो तैयारियां कर रहा है, उससे ये साफ समझा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए संकट बड़े होने वाले, छोटे संकट भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं है किसी भी हाल में जी। अब जो आपने शुरू में बात की थी कि जिस तरीके से कल सफल हुआ है कांग्रेस का, खासतौर से महासचिवों को लेकर के, जाहिर सी बात है कि उसके जरिए कांग्रेस ने एक संदेश साफ जो है अपनी जो खुद की लीडरशिप है, टॉप लीडरशिप है, उसको भी एक संदेश दिया है कि अगर आपके काम ठीक नहीं होंगे तो आपको इधर से उधर शंट किया जाएगा और आपको दूसरे लगाया जाएगा। सचिन पायलट को राजस्थान से हटा करके और छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाया जाना राजीव जी, ये छोटी मोटी बात नहीं है, क्योंकि राजस्थान में अभी नेता प्रतिपक्ष चुना जाना है जो कांग्रेस का होगा। राजस्थान में अगर डोटासरा चुन लिए जाते हैं या कोई भी चुना जाता है तो कांग्रेस का नया अध्यक्ष भी चुना जाना है।
सचिन पायलट को वहां से छुट्टी देकर के बता दिया गया कि सचिन पायलट में दोनों पदों की रेस में नहीं है। इसी तरीके से गहलोत साहब को जो एक कमेटी में डाल करके ये बता दिया है कि गहलोत साहब आप भी अब किसी रेस में नहीं है। तो ये संदेश एक जो मुझे लगता है कि साफ जो है उन्होंने अपने नेताओं को भी दिए हैं कि आपको काम करना होगा, आपको साबित करना होगा जो आपकी गलतियां नहीं है, जिसकी वजह से नुकसान हुए हैं, उसको अब कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व तो बर्दाश्त नहीं करेगा, फिर आप चाहे नेता कितने भी बड़े हों। मुझे लगता है कि ये संदेश जो एक तरीके से दिया गया है और ये संदेश कार्यकर्ताओं तक भी पहुंचा है। तो इसका मतलब कि 24 की तैयारियां कांग्रेस ने अच्छे तरीके से कर ली हैं, सांगठनिक स्तर पर अपने को दुरुस्त कर रही है, गठबंधन के साथियों के साथ हर मसले पर उनकी बातचीत हो रही है, जमीन पर उतरने की तैयारियां हो रही हैं। इस तरीके से कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए 24 की जीत कठिन होती जा रही है, कांग्रेस की जीत जो है वो कुछ आसान दिखाई पड़ रही है। राजीव जी बिल्कुल, एक बार फिर से आना चाहता हूं प्रशांत टंडन जी, कैसे देखा जाए, बहुत सारी चुनौतियां हैं। एक तरफ तो ये चुनौतियां इसलिए भी हैं क्योंकि देश में महंगाई, बेरोजगारी मूल मुद्दे, और बार बार मैं मूल मुद्दों को सामने लाता हूं और देख रहा हूं कि राहुल गांधी उन मुद्दों को लगातार पकड़े हुए हैं बहुत मजबूती के साथ। भारत जोड़ो यात्रा में भी उन्होंने, आपने देखा कि महंगाई, बेरोजगारी और नफरत के खिलाफ आवाज उठाने की बात उन्होंने की थी और लगातार 4000 किलोमीटर तक इन बातों को ही जन जन तक पहुंचाने की कोशिश की और उसका फायदा भी मिला। 2 राज्यों से में जीत कर कांग्रेस आई, तेलंगाना में भी कमोबेश आप ये मान लीजिए कि उसी का फायदा है। भले मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और राजस्थान में उसका फायदा बीजेपी कांग्रेस नहीं उठा पाई, वो अलग बात है, लेकिन तेलंगाना, और कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में उसका फायदा जरूर मिला था। और वो मूल मुद्दे थे जिसमें महंगाई थी, बेरोजगारी थी, नफरत के खिलाफ आवाज उठाना। इन मुद्दों को अगर कांग्रेस पहुंचा चुकी है जन जन तक, जो कांग्रेस के चाहने वाले जो भटक गए थे, जो 10% फ्लोटिंग वोटर्स होते हैं, इधर के उधर, उधर से इधर जो वोट देते हैं, वो चले जाते हैं कभी इधर कभी उधर, अगर उन तक ये पहुंचा चुकी है, अगर अल्पसंख्यकों को तक अपनी बात पहुंचा चुकी है, अगर दलित और आदिवासी मिलकर इस बार खासकर इन हिंदी पट्टी में कांग्रेस को ज्यादा वोट देके आए हैं, ओबीसी तक अपनी बात पहुंचाने में थोड़ा सा जरूर, वो जो सामाजिक न्याय और जाति आधारित जनगणना की बात हो रही है उसमें अभी थोड़ा सा उसमें कमी दिखाई दे रही है। और इस पर शायद आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी और बाकी तमाम जो इंडिया के गठबंधन के जो दल हैं वो काम करेंगे। इन चीजों को देखा जाए तो चुनौतियां कितनी आपको दिखाई देती हैं, और इन सब पर राम मंदिर कितना भारी पड़ने जा रहा है और अयोध्या कितना भारी पड़ने जा रहा है? राजीव जी, अभी जब चुनाव हुए हैं तो इन्हीं मुद्दों पर बहुत साफ तरीके से रेफरेंडम आ गया। वो रेफरेंडम क्या आया कि कांग्रेस गई मुद्दों पर, महंगाई, बेरोजगारी और तमाम सारी कल्याणकारी योजनाओं पे। मोदी साहब चुनाव में गए कन्हैयालाल टेलर और हिंदू मुसलमान पर, ऐसे बटन दबाओ के जैसे फांसी दे रहे हो, यहां तक। और ये बहुत साफ रेफरेंडम आ गया कि समाज के 2 हिस्से हैं, एक हिस्सा मोदी जी के साथ गया, दूसरा हिस्सा कांग्रेस के साथ गया। और सरकार भले ही नहीं बनी, लेकिन आप देखिए कि वोट शेयर में कोई बहुत अंतर नहीं है। कुल वोटों में अगर तेलंगाना को भी जोड़ दे तो 9 लाख से भी ज्यादा वोट कांग्रेस को मिले हैं और बीजेपी से, जी जी, यानी 4,90,000 वोट और कांग्रेस को और 4,80,000 बीजेपी को। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इससे बड़ा खुश होने की आवश्यकता है, ये एक इंडिकेटर है कि कांग्रेस के मुद्दे काम कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात कि बीजेपी का जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण है वो अपने पीक पर है। हमारे बाकी मित्र बता चुके हैं कि उत्तर भारत में हिंदी पट्टी में, और आप भी कह चुके कि बीजेपी अपने पीक पर थी। या तो वो पीक रिपीट करेगी या नीचे आएगी, उससे आगे नहीं जा सकती। जहां राजस्थान में 100% सीटें, यानी एक सीट के अलावा बाकी सब सीटें, वो भी एक सीट भी सहयोगी दल को मिली। गुजरात की सब सीटें, मध्य प्रदेश की अधिकांश सीटें, छत्तीसगढ़ की अधिकांश सीटें। तो ये जो स्थिति है, बीजेपी अपने पीक पर थी, तो समाज में भी ध्रुवीकरण है वो अपने पीक पर है।
और वो एक बिल्कुल फिक्स वोट बीजेपी का बन गया है। अब कांग्रेस की या इंडिया गठबंधन की रणनीति क्या होनी चाहिए कि कैसे आप इनको आउट नंबर करो, क्योंकि संख्या आपके पास ज्यादा है, आपका सपोर्टर ज्यादा है, लेकिन वो पोलिंग बूथ तक नहीं गया। तो इस दबाव में भी बीजेपी आई कि जिस तरीके से धान का मूल्य, समर्थन मूल्य बढ़ाया गया छत्तीसगढ़ में, जिस तरीके से और कल्याणकारी योजनाओं में बिल्कुल कंपटीशन की तरीके से बीजेपी के मैनिफेस्टो लेकर आए वो। तो कुल मिला के ये कि एक मुद्दे हैं जो काम कर रहे हैं, इन मुद्दों से पीछे नहीं हटना है, क्योंकि इसकी एक कंस्टिट्यूंसी ऑलरेडी है, और ये अगर कंसोलिडेशन बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि मोदी साहब के सामने और कोई चारा नहीं है। क्योंकि देखिए, कभी भी जो राम मंदिर की बात हो रही है, हम भी कई राज्यों में घूमे, राजीव जी आप भी घूमते हैं, राम मंदिर का इम्पैक्ट हिंदी पट्टी में है, और हिंदी पट्टी ने अपना उत्तर प्रदेश के अलावा अपना एक मैंडेट दे दिया है। बिहार में सामाजिक न्याय हमेशा से भारी पड़ा है, कमंडल पे मंडल वहां बिहार में हमेशा भारी पड़ा, इस बार भी रहेगा। उत्तर प्रदेश को छोड़ के बाकी हिंदी पट्टी ने अपना एक रुझान दे दिया है, यही रुझान परसिस्ट करेगा। यानी राम मंदिर की जो अपील है वो इतनी है जितनी हमको दिख रही है, इससे ज्यादा नहीं होगी। और बहुत सारे कारण 2019 में, ये बिल्कुल कह रहा हूं कि 2019 में अपोजिशन यूनाइटेड नहीं था, वॉक ओवर दे दिया था, पुलवामा हो गया था, बहुत सारे हिडन फैक्टर्स भी थे। ये गोदी मीडिया वैसा ही था, ये एजेंसियां वैसी ही थी, इलेक्शन कमीशन उतना ही पक्षपातपूर्ण था। बावजूद इसके 2019 में जनवरी तक इंडिया का एनडीए को फुल मेजॉरिटी नहीं कोई सर्वे दे रहा था। पुलवामा के बाद आया और कुछ तब्दीलियां आई हैं, सिस्टम में भी तब्दीलियां आई हैं, बड़े सारे हिडन फैक्टर्स होते हैं। याद कीजिए कि 2019-18 जनरल रावत का समय जब हमारे बीच नहीं है, राजनीतिक बयान सेना की तरफ से आते थे, सेना की तरफ से राजनीतिक बयान आना बंद हो चुके हैं। बहुत सारे ऐसे हिडन फैक्टर्स हैं जो काम कर रहे हैं। तो अब तो कहा जा रहा है कि अग्निवीर जो है वो गलत निर्णय था, सेना की तरफ से कहा जा रहा है। जी। तो बहुत सारे हिडन फैक्टर्स हैं, ब्यूरोक्रेसी है, जिस तरीके से एक्सटेंशन दिए जा रहे हैं, तो बहुत सारे हिडन फैक्टर्स भी हैं जो काम करते हैं इलेक्शन में। लेकिन जो सामने दिख रहा है, मैं उसकी बात कर रहा हूं कि अभी हिंदी पट्टी ने एक रेफरेंडम दिया है मुद्दों पर और ध्रुवीकरण पर। मुद्दों को भी 40% वोट मिला है, इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। ये बड़ी स्ट्रांग फाउंडेशन है 2024 के लिए, राजीव जी। बिल्कुल, एक स्ट्रांग फाउंडेशन, और उसमें भी 28 दलों का जो ये गठबंधन है ये बहुत मजबूती के साथ यहाँ दिखाई दे रहा है। और साथ में कांग्रेस जो काम कर रही है पिछले दिनों लगातार, वो दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं 24 की तैयारियां बहुत पुरजोर तरीके से कहें तो वो कर रही है कांग्रेस पार्टी। और उन तैयारियों के सामने कहाँ बीजेपी टिकती है और क्या 2024 की जब हम कई बार चर्चा करते हैं, कई ईवीएम की जब चर्चा होती है तो आप तमाम जो साथी हमारे हैं कई बार निराश होते हैं। और निराशा की बात भी तब होती है जब ईवीएम के खिलाफ किसी भी ढंग के आंदोलन या इस पर एकजुट होने की जो बारी आनी चाहिए, बात होनी चाहिए, वो दिखाई नहीं देती है। लेकिन इससे इतर अगर हम चर्चा ये करते हैं कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है क्या इतना आसान है, क्या इतनी आसानी से मोदी जी जीत जाएंगे जितनी आसानी से 2019 का चुनाव बीजेपी जीतकर 303 सीटें अपने दम पर लेकर आई थी। 2014 में बीजेपी को सीटें आई थी, 2014 में 282 सीटें आई थी। 272 सीटें चाहिए सरकार बनाने के लिए लोकसभा में, और 272 की जगह 10 सीटें ज्यादा आई थी। 2019 में जब आंधी तूफान राष्ट्रवाद का वो चल रहा था, उस समय 303 सीटें आई बीजेपी को।
क्या 2024 में इतनी सीटें आएंगी? क्या 272 के आंकड़े को बीजेपी पार कर पाएगी अपने दम पर, या 38 अपने साथियों के दम पर? एक बड़ा सवाल है। एक बार फिर से आना चाहता हूं राहुल लाल जी, कैसे देखा जाए? देखिए, बीजेपी के लिए कठिनाइयां काफी ज्यादा है। दो तीन चीजें हम लोगों को समझना पड़ेगा। देखिए, आईएमएफ अगर ये रिपोर्ट कार्ड देता है कि भारत काफी तेजी से ग्रो कर रहा है, तब तो आप बड़े ढोल नगाड़े के साथ आप स्वागत करते हैं कि देखिए देखिए आईएमएफ कह रहा है, वर्ल्ड बैंक कह रहा है। लेकिन जब आईएमएफ कह रहा है कि आप भारी ज्यादा जो है कि कर्ज जाल में चले गए हैं, आपके कार्यक्रम में मैंने कितनी बार कहा था कि हमारा कर्ज जीडीपी रेशियो जो है 90% को क्रॉस कर रहा है। आईएमएफ ने यही तो चेतावनी दी है कि वो 100% को भी क्रॉस कर जाएगा और आप भविष्य में जो है कि आप कर्ज चुकाने के हालत में नहीं रहेंगे। यानी जो आप कर्ज लेके घी पी रहे हैं वो कर्ज चुकाने की स्थिति में नहीं रहेंगे। ये स्थितियां बना दी है, तब तो इसकी पुष्टि अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां कर रही हैं। दूसरी चीज की देखिए, जो साक्षी मलिक का मामला, पहलवानों का मामला रहा, मैं उसको केवल जाट वोटर्स के तक, जाट वालों मामले तक सीमित नहीं मानता हूं। उसका जो भारतीय जनता पार्टी को बड़ा दुष्परिणाम भुगतना पड़ेगा वो पूरे के पूरे खेल प्रेमी और साथ ही साथ महिलाओं के साथ। अगर इतने बड़े सेलिब्रिटी महिलाओं के साथ वो लोग अगर यौन शोषण के आरोप लगा रहे हैं और उन्हें न्याय नहीं मिल पा रहा है, तो फिर प्रधानमंत्री जी का जो नारा है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, वो पूरे नारे का क्या होगा? ये स्पष्ट है कि जो महिला वोटर्स हैं वो है चुनाव में, और उनके तरफ भी उनको भी निराशा हासिल हुई है इस पूरे प्रकरण में। आज देखिए, पूरे प्रकरण में क्या ब्रिजभूषण शरण सिंह के ऊपर कोई कार्रवाई होते हुए देख रहे हैं? 146 सांसद निलंबित हो गए, लेकिन ब्रिजभूषण शरण सिंह तो निलंबित नहीं हुए, वो अभी भी बने हुए अपने जगह पे। ये इतने सारे मुद्दे हैं कि भारतीय जनता पार्टी, उनको बहुत बचना मुश्किल सा चीज है। आपको ताजा तरीन चीज मैं देखूं, उत्तर प्रदेश में जो अभी हम लोग बात कर रहे हैं सामाजिक न्याय को लेके या फिर समीकरण को बदलते हुए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार समझ रही है कि समीकरण पूरे बदल रहे हैं। भले 22 जनवरी का ढोल नगाड़ा पीटा जा रहा है, वहां के मुख्य सचिव ने जो आदेश निकाला है, उस आदेश में कहा गया कि 14 जनवरी से ही जो है कि राम मंदिर, हनुमान मंदिर और वाल्मीकि मंदिर, उसमें जो है कि पाठ कराया जाए और वाल्मीकि मंदिरों में वाल्मीकि रामायण का पाठ कराया जाए। आप सोच के देखिए कि किसके तरफ ये इशारा है। पूरे के पूरे लेटर में वाल्मीकि मंदिर और वाल्मीकि रामायण दोनों के ऊपर अचानक से भारतीय जनता पार्टी की नींद जो है कि खुली है वहां पे। तो संकेत दिखता है कि बीजेपी को सीधे समझ में आ रहा है कि जो दलित वोटर्स हैं, जिसको काफी हद तक वो दलित वोटर्स ने जो है कि वो लोग बीजेपी की तरफ पिछले चुनाव में उन लोगों ने रुख भी किया था, वो उनके पास नहीं जा रहा है। और प्रशांत जी के इस बात से मैं सहमत भी हूं कि जो ओबीसी वाला मामला है, अगर हम लोग राजस्थान में ही देखें या अन्य जगह पे देखें कि जितना तीव्रता के साथ ओबीसी जातिगत जनगणना इन मामलों को राहुल गांधी उठा रहे थे, उसी तीव्रता के साथ जो कांग्रेस के दूसरे वरिष्ठ नेता हैं, चाहे वो अशोक गहलोत हो या भूपेश बघेल हो, वो लोग उसको उसी रूप में उठा रहे थे क्या जो उनके वहां के तमाम, या कमलनाथ उठा रहे थे क्या? नहीं, कमलनाथ तो हम लोगों ने देखा कि वो तो उल्टे हिंदुत्व के एजेंडे पे ही कहां से कहां भागते हुए चले गए थे। तो मुद्दे हैं, और वो मुद्दे मैं मानता हूं कि लोकसभा चुनाव में काफी गंभीरता से उठेगा। आरबीआई ने क्या किया? आरबीआई के जो उन्होंने जो बयान दिया है महंगाई को लेके, देखिए 4% आपको महंगाई दर हर हालत में रखनी है, और आरबीआई ने खुलेआम कह दिया कि वो महंगाई की स्थिति बड़ी गंभीर है, और अगर महंगाई कंट्रोल नहीं होगी तो हमारा ग्रोथ रेट भी कम हो जाएगा। यानी आरबीआई ने खुद संकेत दे दिया है राजीव जी कि भविष्य में जो ग्रोथ रेट हम लोग अभी वर्तमान में देख रहे हैं वो और भी पीछे जाने वाला है। तो राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में जो अर्थव्यवस्था के मुद्दे उठाते थे और जो सर्वधर्म समभाव का मामला उठाते थे, वही मामले अब बीजेपी के सामने में 2024 के लोकसभा चुनाव में सामने बिल्कुल आके आ बैठा हुआ है। बीजेपी ध्रुवीकरण करना चाहती है, लेकिन वो ध्रुवीकरण एक सीमा तक ही हो सकता है, और वो सीमा, मैं अभी भी कह रहा हूं कि राम मंदिर के मामले को लेकर बीजेपी के तमाम लोग मान रहे हैं कि उसको जितना भी उसको एक सेलिब्रिटी के रूप में बनाने का प्रयास हो रहा है, लेकिन बीजेपी की जो इच्छा है कि वो जिस रूप में जनमानस में प्रवेश करे, वो मामला अभी भी उस रूप में ट्रिगर नहीं कर पा रहा है। ऐसे स्थिति में महंगाई का मामला, बेरोजगारी का मामला, बेरोजगारों ने संसद भवन के भीतर प्रवेश करके एक नया सा स्वरूप दे दिया कि बेरोजगारी किस स्थिति में है, और राहुल गांधी फिर सही साबित हुए ये मामले को उठाते हुए जो पहले भी वो उठा रहे थे। ये स्थितियां ऐसी कि इन मुद्दों को विपक्ष संगठित तौर पर जब अब उठा रहा है तो बीजेपी की परेशानी बढ़ रही है। मैं तो कह रहा हूं कि देखिए, जिन राज्यों की हम लोगों ने चर्चा की राजीव जी, उत्तर प्रदेश को मैं ले लेता हूं, क्या 62 सीट भारतीय जनता पार्टी दावा कर पाएगी और वो ला पाएगी? मुझे नहीं लग रहा है कि बीजेपी 62 सीट कहीं से भी, जो उत्तर प्रदेश, जो कि बीजेपी या तमाम लोग विश्लेषक उसको गढ़ मानते हैं कि उत्तर प्रदेश गढ़ है, राम मंदिर इनका प्रयोगशाला है,
राम मंदिर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, उसके जो प्रभाव हुआ ना, उनके समर्थक भले उत्साहित होंगे, लेकिन जो दूसरे जगह क्षेत्र हैं उसका प्रभाव, बिहार का प्रभाव क्या यहां पे नहीं पड़ेगा? इन तमाम मामले ऐसे हैं कि ओबीसी के जो वोटर्स पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की तरफ गए थे, उनका रुझान भी वहां से टूटने की पूरी संभावनाएं दिख रही हैं। बशर्ते कि टीम इंडिया के लोग इन मामले को पूरी गंभीरता के साथ उठाएं, क्योंकि दलित और आदिवासी के बीच में तो टीम इंडिया ने पकड़ बनाई है, और उसके हम लोग के बिल्कुल सही कहा आपने राजीव जी, कि वो तो हम लोगों को दिख रहा है, चुनाव परिणामों में नजर आ रहा है। वो 3 राज्यों के उत्तर भारत में जो चुनाव हुए वहां पर भी नजर आ रहा है। ऐसे स्थिति में जो ओबीसी वाला मामला है, बिहार में तो काफी शानदार काम भी हो गया उसके ऊपर, उस मामले को और गंभीरता के साथ अगर ये लोग उठाएंगे, इनके एजेंडे में शामिल है, राहुल गांधी हर हमेशा उठा रहे हैं उसे, तो ऐसे स्थिति में बीजेपी को चुनौती उत्तर प्रदेश में भी मिलेगी। अब आप बताइए कि कहां तक हम लोग बात कर रहे हैं कि बिहार का नुकसान की भरपाई कहां से होगी, महाराष्ट्र के नुकसान की भरपाई बीजेपी कहां से करेगी? मैं कह रहा हूं उत्तर प्रदेश में जो सीटों का नुकसान होगा उसकी भरपाई कहां से किया जाएगा? क्या लोग सवाल नहीं पूछेंगे कि आप लॉ एंड ऑर्डर का मामला बना के आते हैं, ब्रिजभूषण शरण सिंह के घर तक कब तक बुलडोजर नहीं पहुंच पाता है, अजय मिश्र टेनी के घर तक कब तक बुलडोजर नहीं पहुंच पाता है, सामान्य जनता ये सारे सवाल अभी भी पूछ रहा है राजीव। बिल्कुल बिल्कुल, ये सारे सवाल पूछे जाएंगे, और 2024 का इलेक्शन कैसा होने जा रहा है वो उस पर चर्चा हम कर रहे हैं, और उसमें कौन आगे कौन पीछे, और क्या इतनी मजबूती के साथ फाइट दे पाएंगे नरेंद्र मोदी, या उनकी पार्टी बीजेपी दे पाएगी इतनी मजबूती के साथ, चुनौती पेश कर पाएगी, और खासकर विपक्षी गठबंधन के सामने, इसकी चर्चा हम कर रहे हैं। उसमें उत्तर भारत खासकर इसलिए भी ज़्यादा चर्चा में है क्योंकि यहाँ हिंदुत्व की बात ज़्यादा होती है, बीजेपी खुद को बहुत मजबूत पाती है यहाँ पे, लेकिन 2019 और 2023 अब 24 आने वाला है, चुनाव है सामने, तो 24 में क्या उतनी मजबूती के साथ बीजेपी यहाँ चुनाव लड़ने वाली है? बहुत सारे सवाल हैं, इन सवालों का जवाब यहाँ खोजने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ 2 साथी जुड़े हुए हैं छत्तीसगढ़ से, प्रमोद अग्रवाल जी भी जुड़े हुए हैं, डॉक्टर दीपक पाचपोर जी भी जुड़े हुए हैं। छत्तीसगढ़ में 11 सीटें हैं लोकसभा की, और 11 में से 9 सीटें पिछली बार बीजेपी जीत कर आई थी, और वो उस परिस्थिति में जब 68 सीटें बम्पर वोटिंग के साथ कांग्रेस के पास थी। 2018 में 68 सीटों के साथ कांग्रेस वहां सरकार बनाई थी 90 सीटों में से 68 सीट्स लेकर, और आज की तारीख में अब वहां बीजेपी की सरकार है। सी वोटर का सर्वे आया है जिसमें कहा जा रहा है कि 9 से 11 यानी हो सकता है 11 के 11 सीटें बीजेपी के खाते में चली जाएं। मैं इन दोनों अपने साथियों से पूछना चाहता हूं, पहले प्रमोद अग्रवाल जी आपसे और फिर डॉक्टर दीपक पाचपोर जी आपसे भी, कि क्या अभी आज की तारीख में देखा जाए, हसदेव बांगो नाम तो सुना होगा आप लोगों ने, आदिवासियों की जमीन, और उस जमीन के नीचे कोयले की खान है, अदानी साहब को वो जमीन दे दी गई, वो खान दे दिया गया, आंदोलन हुआ, खूब आंदोलन, और ये जो दिया गया था पहले, लेकिन सरकार आई कांग्रेस की और भूपेश बघेल शुरुआत में इस पर अंकुश नहीं लगा पाए थे, बाद में फाइनली ये वहां रोकना पड़ा। अब जैसे ही नई सरकार आई है जम के कटाई हो रही है, और अभी बता भी रहे थे प्रमोद अग्रवाल जी क्या लगता है 11 सीटें अब की बार बीजेपी के नाम, पूरी की पूरी सीटें? विधानसभा में बीजेपी ने पहली बार 50 का आंकड़ा क्रॉस किया, इतनी बड़ी रिकॉर्ड जीत पहली बार मिली उसे। फिर भी 2 लोकसभा क्षेत्र ऐसे हैं छत्तीसगढ़ में अभी भी जिनमें वो हार गए, कांकेर और जांजगीर। इतनी बड़ी जीत के बावजूद भी इन 2 लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी कांग्रेस से पिछड़ी हुई है। जिन सांसदों को आपने चुनाव लड़ाया उनमें मंत्री भी थे और वो अब खाली विधायक रह गए, उनकी जगह भी आपको एक नया प्रत्याशी ढूंढना है। अगर उन्हीं को रिपीट करते हैं तो फिर यहां के बहुमत को खतरा पैदा करते हैं जी। जैसा कि आपने खुद ही कहा कि एक बम्पर जीत के बाद कांग्रेस की पिछले बार 68 सीटें जीती थी कांग्रेस, और उसके 4 महीने बाद फिर चुनाव हुए और 9 सीटें हार गई। तो छत्तीसगढ़ की जनता का टेस्ट तो आपको पता है, उसे डबल इंजन बिल्कुल पसंद नहीं है। अब जब से छत्तीसगढ़ बना है तब से ऐसा सिर्फ एक ही मौका आया है 4 साल का जिसमें रमन सिंह और मोदी जी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री रहे हैं।
बाकी समय जब भी छत्तीसगढ़ में जिसकी सरकार होती है केंद्र में, उसकी सरकार नहीं बनती। जब रमन सिंह पहले 2 कार्यकाल यहां मुख्यमंत्री रहे तो वहां मनमोहन सिंह जी थे, और अभी जब भूपेश बघेल यहां मुख्यमंत्री थे तो वहां नरेंद्र मोदी जी थे। तो इसलिए ये कहना कि 11 की 11 जीत जाएगी, ये तो दिवा स्वप्न है। सबको ऐसा लगता है जीतने के बाद कि हम सब कुछ जीत जाएंगे। रही बात हसदेव की, तो यदि आप विधानसभा चुनाव के पूर्व में उस क्षेत्र में गए होते तो आपको दिखता कि हर दुकान पर बीजेपी की तरफ से एक कैलेंडर टंगा हुआ था सरगुजा क्षेत्र में, हसदेव बचाओ। अब उनकी सरकार है, क्यों नहीं बचा रहे हैं? बने रहिए, परिचर्चा अभी जारी है। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए आगे सुनते हैं इस परिचर्चा। 500 झाड़ रोज कट रहे हैं, और वो झाड़ इतने पुराने हैं कि जिनकी कई झाड़ों की उम्र 100 साल से ज्यादा है। कोई रोकने वाला नहीं है। क्यों कट रहे हैं ये बताने वाला नहीं है। पुलिस सुरक्षा दे रही है काटने वालों जी। किसी को अंदर नहीं आने दिया जा रहा। WII की रिपोर्ट थी, सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट थी कि अगर वर्षा के लिए हसदेव के झाड़ काटे गए तो हाथियों का एक बड़ा संकट छत्तीसगढ़ पर मंडराएगा। वो हाथी जंगल छोड़ करके शहरी क्षेत्रों में आ जाएंगे, जिससे जनजीवन को पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। अभी से पड़ना शुरू हो गया है। अभी ज्यादा झाड़ नहीं कट पाए हैं, ज्यादा से 5-1 हजार झाड़ कटे हैं जी। और ये हाथियों का एक बड़ा दस्ता। आप जो कह रहे हैं, थोड़ा चूंकि समय कम है इसलिए मैं रोक रहा हूं प्रमोद जी, और इसी मसले पर थोड़ा दीपक जी के पास भी आना चाहता हूं। दीपक जी, उतना डीपली जाने की आवश्यकता नहीं है, सीधे शब्दों में मैं पूछना चाहता हूं जो प्रमोद जी बता भी रहे हैं उसी को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए कि अब जब एक बहुत बड़ा मामला वहां है, अदानी साहब की नजरें टिकी हुई थी और एक बहुत बड़े जो जंगल का जो एरिया है उसको काटकर वहां कोल माइनिंग की जाएगी, और यानी वहां कब्जा अब छत्तीसगढ़ में, जो पहले हम लोग बात कर चुके हैं कि छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड, ये 3 ऐसे राज्य हैं जहां पर अदानी की नजरें टिकी हुई हैं। और ये तीनों राज्य, ये तब हम लोग बात कर रहे थे, हम और प्रशांत जी जब वहां छत्तीसगढ़ से लाइव कर रहे थे और चुनाव का वक्त था, कि नजरें टिकी हुई है किसी भी ढंग से, एन केन प्रकारेण, साम दाम दंड भेद, किसी भी ढंग से छत्तीसगढ़ चाहिए। और क्यों चाहिए? उसका कारण है कि ये तीनों मिनरल स्टेट्स हैं और यहां पर अदानी को बहुत फायदा होगा। अदानी को फायदा होगा तो बीजेपी को फायदा होगा, मोदी जी को फायदा होगा। इसलिए भी अब जनता को क्या फायदा हो रहा है, और अगर जनता को फायदा नहीं है तो क्या 11 की 11 सीटें या 11 में से 9 सीटें जाती हुई दिखाई देती हैं आज की तारीख में? देखिए, अभी इसके बारे में बहुत ये कहना है कि कितनी सीटें मिलेंगी, इसलिए थोड़ा सा खासा मुश्किल है कि जहां तक अदानी कोई अभी पहली बार छत्तीसगढ़ नहीं आ रहे हैं। अदानी पहले से यहाँ पे इस राज्य में ऑपरेट कर रहे थे, और मेरा तो ऐसा मानना है कि जिस हिसाब से छत्तीसगढ़ की नहीं, ज्यादातर जगहों की बात देखिए, सरकारें कोई भी आती जाती है, कॉर्पोरेट का जो दबदबा है वो कभी खत्म नहीं होता और उनका काम जो है चलते रहता है। यहाँ पर जिंदल का भी काम है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में जिंदल का काम कभी भी भारतीय जनता पार्टी के दौरान नहीं रुका, जबकि उनके जो नवीन जिंदल है वो कांग्रेस के सांसद भी रहे, उनका इंक्लिनेशन इसके साथ रहा है। तो लेकिन अब ये इसका असर आप ये देखिए कि इसको लेकर, हसदेव को बचाने के लेकर कुछ जगह पे जरूर आंदोलन हो रहे हैं, लेकिन उस आंदोलन में कोई ऐसी बहुत बड़ी शिरकत, बहुत ऐसा आंदोलन नहीं हो रहा जैसा कि कोई नर्मदा बचाओ आंदोलन जैसा हो या कोई ये हो। पहले से अदानी यहाँ काम कर रहे हैं, पहले से तमनार में, रायगढ़ जिले में काम हो रहा है, वहां पे भी आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी आ गई, और ये एंटिसिपेटेड था, ये पूर्वानुमान पहले से था कि जैसे छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार आएगी, अदानी का जो थोड़ी बहुत जो रोक टोक होती थी वो बिल्कुल नहीं होगी। लेकिन मैं आपको बता दूं, ऐसा भी नहीं है कि कांग्रेस की सरकार के रहते रहते अदानी को ऐसे कोई बहुत ज्यादा तकलीफ हुई होगी, यह कटु सत्य है। इसके बाद भी अदानी कोई ऐसे फैक्टर नहीं हो सकते कि पूरा का पूरा वो वोटिंग का ट्रेंड ही बदल कर रख दे। इतना बड़ा इशू जो है, जिससे मैं देख रहा हूँ बिलासपुर में इसको लेकर बहुत समय से आंदोलन चल रहा है, नागरिक आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन वहां पे जाने वाले कितने हैं? 25-50-100 है। बाकी रायगढ़ में आंदोलन चल रहे थे, वहां पे कोयला सत्याग्रह चल रहा था, वो सब भी एक तरह से जो है बिल्कुल समापन की स्टेज पे है। मुझे नहीं लगता कि इसको भी बहुत लंबे समय तक
पुलिस के ही जरिए। और अब आप देखिए कि जिस हिसाब से पुलिस राज आया है, तो मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का इन सब चीजों का क्या होगा। आप छत्तीसगढ़ में है, आपको पता है कि बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे इस तरीके के आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन वो सारे आंदोलन छत्तीसगढ़ में मर रहे हैं, ये बात आपको माननी पड़ेगी। लेकिन जहां तक मैं अंतिम बात ये कहूंगा कि छत्तीसगढ़ जो राज्य है उसको उन 9 राज्यों की श्रृंखला में देखना चाहिए, जहां पर जो है यही की सेक्टर होगा भारतीय जनता पार्टी। और यहाँ पर अगर भारतीय जनता पार्टी का बड़ा नुकसान कांग्रेस कर सकती है, तो उसका मतलब इस हिसाब से कि राम मंदिर का असर जो होगा इन 9 राज्यों में ही होगा, हिंदी भाषी राज्यों में। छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, यहाँ से लेके आप उत्तर प्रदेश, बिहार हो गए, 9 राज्य हैं। मेरा ऐसा मानना है इन 9 राज्यों में कांग्रेस ने अगर इसको मिनिमाइज कर दिया राम मंदिर के असर को, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस जो है उसको बहुत बड़ी सफलता इसलिए मिल जाएगी कि दक्षिण में तो पहले से उसके हाथ में अच्छा खासा, मतलब अकेले मैं कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे गठबंधन की बात कर रहा हूँ। तो ये जो छत्तीसगढ़ जो है उन 9 राज्यों की श्रृंखला का एक राज्य है जहां पर बहुत ध्यान कांग्रेस को देना पड़ेगा। ये जो है कि इस समय वापस जो ये जो ट्रेंड होता है कि विधानसभा में जिसको बहुमत मिलता है उसको लोकसभा के चुनाव में नहीं मिलता, ये ट्रेंड बदल भी सकता है, रिवर्स भी हो सकता है। लेकिन अभी बहुत जल्दी होगी। मुझे ऐसा लगता है कि राम मंदिर के उद्घाटन के बाद देखा जाना होगा कि इसका असर क्या होगा। जैसे मैंने कल के भी अपनी इसमें चर्चा में बताया था कि छत्तीसगढ़ एक ऐसा स्टेट है जहां पर पहली बार सांप्रदायिकता के बल पे जो है चुनाव लड़ा गया। कवर्धा और साजा, ये 2 विधानसभा क्षेत्र हैं, इन्होंने बता दिया कि छत्तीसगढ़ में भी एक नया ट्रेंड जो है वो इमर्ज कर रहा है। यहाँ पर जो है धर्मनिरपेक्षता की बात जो पहले होती थी वो कहीं पे थोड़ी सी उसकी डाउन ट्रेंड है, और सांप्रदायिकता के भी आधार पर लोग जो है वोट देने लग गए हैं। राम मंदिर का फैक्टर अगर इसको मैक्सिमाइज करता है, मैनिफेस्टेशन अगर उसका होता है, बढ़ाता है, तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को इसके बाद भी अच्छी खासी सीटें मिल सकती है। कांग्रेस के लिए चैलेंज अभी भी बचा हुआ है। जिस प्रकार से विधानसभा में उसको जो चैलेंज मिला बीजेपी की ओर से, वो मान के चल रहे थे कि हम इस स्टेट को जीत रहे हैं, वहां पर वो हार गई। तो लोकसभा के इसमें भी उसको बहुत ज्यादा उम्मीद इससे नहीं करनी चाहिए, इसको मेहनत की जरूरत है, इसमें कोई शक नहीं। राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और इम्पोर्टेंट पहलू है कि चुनाव जो हैं और आने वाले समय में जो विधानसभा के चुनाव और लोकसभा के चुनाव, दोनों चुनावों का जो एक फ्लेवर होता है, वोट देने के जो वोटर्स कहते हैं, ऐसा भी कि वोटर्स जो होते हैं वो जो नेशनल चुनाव, लोकसभा का या आम चुनाव जो होता है उसको एक अलग अंदाज में देखते हैं और विधानसभा के चुनाव को अलग अंदाज में देखते हैं। क्या लोकल मुद्दे विधानसभा के बाद लोकसभा पर हावी होते हैं? अगर हावी होंगे तो ये तय मानिए कि अदानी का मसला जो छत्तीसगढ़ में चल रहा है वो मामला भी वहां कहीं ना कहीं हावी होगा। और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर नेशनली अगर देखा जाए कि हाँ मोदी जी कैसा काम कर रहे हैं, उनकी पार्टी कैसा काम कर रही है, उस हिसाब से देखा जाए तो फिर परिस्थितियां दूसरी दिखाई देती हैं, जैसा कह रहे हैं डॉक्टर दीपक पाचपोर जी। लेकिन बहुत सारे ऐसे अलग अलग पहलू हैं जिन पर चर्चा ज़रूरी है, और जो जिन 9 राज्यों की आप बात कर रहे हैं उन 9 राज्यों पर फोकस जरूर करना पड़ेगा कांग्रेस पार्टी को। धनंजय जी, आपसे भी समझना चाहता हूँ कि जो मुद्दे हैं और उन मुद्दों में घूम फिर करके आप उन तमाम ऐसे मूल मुद्दों पे चले जाते हैं जिनकी चर्चा लोकसभा में तो होती ही होती है, जिसमें महंगाई की बात है। 2,05,000 करोड़ रुपए का कर्ज भारत के ऊपर और IMF की चेतावनी, ये छोटी मोटी बात नहीं हो सकती है। आप 3 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं कि तीसरा टर्म दे दो, 3 ट्रिलियन इकोनॉमी हम ले आएंगे, लेकिन भारत की GDP और भारत में पर कैपिटा इनकम कितना है, लोगों के सिर पर कितना कर्ज है, 1,40,000 रुपये का प्रति व्यक्ति कर्ज हो गया है आज की तारीख में, और हम दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश हैं। उन सब चीज़ों को देखा जाए तो क्या इन तमाम मसलों का, इन मुद्दों का असर नहीं दिखाई देता है? और अगर ये असर दिखाई देता है तो क्या ये मुद्दे हिंदुत्व की जो चाशनी है उसमें खत्म हो जाते हैं? देखिए, महाराष्ट्र तो बहुत बड़ा उदाहरण है जी। पिछले कुछ सालों में जो पूरा का पूरा मीडिया का स्वर रहा या लोगों के सामने जो मुद्दे लाए गए, नेता के तौर पे नरेंद्र मोदी, और मीडिया जो है वो नरेंद्र मोदी जो बोल रहे हैं उसी को एक्सप्लेन करते रहा। तो आम आदमी भी उसी तरीके से देख रहा है, और आम आदमी में एक चेतना लौटी है, मैं ये समझ रहा हूँ। अपने आसपास भी हम देख रहे हैं, गांव से लेकर के, हम अपने गांव बात करें या बॉम्बे में बात करें या पटना बात करें,
या महाराष्ट्र के मुंबई या नागपुर बात करें, लोगों में ये चेतना लौट रही है कि राम जो है क्या किसी पार्टी के चुनाव का पोस्टर बॉय है। पहले लोगों को समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि ये क्या बीजेपी के राम है या हिंदुस्तान के तमाम उन लोगों के राम हैं जो राम इस संस्कृति के नायक माने जाते हैं, हमारी भारतीय संस्कृति के, या हिंदुओं की अगर बात करें, हालांकि मुस्लिम भी मानते हैं राम को, तो राम जो है पूरे देश के राम है। और राम को अगर चिंता है तो पूरे देश की चिंता है, पूरे देश के नागरिकों की चिंता है। तो बीजेपी ने ये इस्तेमाल किया, ये आम आदमी इस बात को अब समझ रहा है और इस पर बात करने लगा है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर चर्चा करने के बाद भी, और ये चेतना लौटी है, ये बड़ी अच्छी बात है। उसके अलावा जब मुद्दों की बात करते हैं तो मुद्दे वही है, महंगाई है, कर्ज है, नौकरी है, बेरोजगारी है, और ये जो तमाम मुद्दे हैं इसमें आप गौर कीजिए कि बेरोजगारी दर कितनी तेज हो गई है। ये जो राहुल गांधी ने मुद्दा उठाया, और मुद्दा राहुल गांधी ने क्या उठाया, वो तो उठाते हैं जो संसद में स्मोक अटैक हुआ और लड़के जो गए वहां पे और अपनी बात कहना चाहते थे कि तानाशाही बंद करो और जो है हमारे मुद्दों पे ध्यान दो, बेरोजगारी पे बात करो, और बीजेपी की आईटी सेल ने कहा कि 3.2% बेरोजगारी दर है। हकीकत यह है कि दिसंबर महीने में 9.2% बेरोजगारी दर है, और 9.2% का मतलब यह भी होता है कि एक व्यक्ति पे 5 आदमी डिपेंडेंट है कम से कम, तो कहां गया वो, उसको मल्टीप्लाई कीजिए तो 45% बेरोजगारी दर है। और ये भी देखिए कि ढेर सारे लोग हमारे देश में हैं जो नौकरी की तलाश इसलिए नहीं करते हैं कि उनको पता है कि नौकरी मिलने वाली नहीं है, वो थक गए हैं, निराश हो गए हैं, टूट गए हैं कि जो नौकरी कर रहा था वो तो घर बैठा है, हमको कहाँ नौकरी मिलेगी। उसके अलावा आप देखिए कि नौकरियां मिलती कहाँ हैं, कैसे नौकरियां मिलती। नौकरियां या रोजगार मिलने का काम ये है कि जब आपके देश में कोई नई फैक्ट्री लगे, कोई नया काम हो रहा हो। नई फैक्ट्री तो लग नहीं रही, कौन सी नई फैक्ट्री लगी 10 साल में, जरा हमको बतलाएं कोई कि कोई नई फैक्ट्री लग गई। इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो काम हो रहा है उसमें भी आप लोन लेकर के जो काम कर रहे हो, वो जो कहा है IMF ने, उसीलिए तो इशारा किया है कि अब आप कंप्लीटली, अब समझिए ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, हमारे भारत का चार्वाक दर्शन है वो, लेकिन हमने तो राम के दर्शन को माना, मर्यादा में रहने की बात कही, तेते पांव पसारिए जेते लांबी सौर, लेकिन ये तो कह रहे हैं कि कर्ज लेके घी पियो। तो भाई राम की मर्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण है या चार्वाक दर्शन महत्वपूर्ण है, ये तय नहीं कर पा रहे हैं। फिर अब जनता ये बात कर रही है कि ये जो महंगाई है वो कब कम होगी। और आपने जो कहा, जो मैंने बीच में उंगली उठाई थी, आप जब बोल रहे थे कि दर्शक कह रहे हैं, कुछ लोग उनके भक्त, कि 200 रुपए पेट्रोल हो जाए कि 500 हो जाए हम खरीदेंगे, वो गए, वो सबसे ज्यादा मौका परस्त उनके वही भक्त हैं। और वो जो है अगर फ्री में अगर पेट्रोल मिलने लगे तो सबसे पहले लाइन में वही खड़े होंगे, वो बिना रीढ़ वाले हैं। तो बिना रीढ़ वाले भक्त जो है, जो आप याद कीजिए कई सारे बाबा जो जेल में बंद हैं, उनके भक्त किधर गए, कहां धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। एक नेता अगर अरेस्ट होता है तो उसके लिए उनके लोग धरना प्रदर्शन करते हैं। भक्त के भगवान बदल जाते हैं, आज इस भगवान को मान रहे हैं, कल उस भगवान को मानने लगते हैं, ऐसे भक्त हैं। और भक्त वो होते हैं जो बेसिकली निराश होते हैं, उनमें एक अलग ऊर्जा भरते हैं कि ये बाबा जो है समोसा इनका खा लो और तुमको नौकरी मिल जाएगी। लेकिन 10 साल में देखा कि समोसा क्या, वो लड्डू भी खाए तो नहीं मिला, वो 16 अमावस्या भी की तो भी नौकरी नहीं मिली। तो अब उनको समझ में आ रहा है कि ये सब करने से नौकरी नहीं मिलने वाली है। नौकरी मिलेगी तब जब इंडस्ट्री लगेगी, और राहुल गांधी या मनमोहन सिंह जो कर रहे थे उससे नौकरी मिलेगी। आप तो मनरेगा का बजट कम कर देते हो। मनरेगा ने तय किया था कि 100 दिन कम से कम रोजगार देंगे हमारे नागरिकों को, आपने कहा कि मनरेगा की छोड़ो, हम आपको 5 किलो अनाज देंगे। तो ये कोई समझाइए, पब्लिक समझ रही है, ये चर्चा हो रही है कि 100 दिनों का रोजगार, यानी अगर समझिए 100 दिन का मतलब है अगर 200 रुपया पर डे भी है तो 20,000 रुपए मिलते हैं साल भर में। और 5 किलो अनाज अगर मिलते हैं 12 महीने तो उसका कितना रुपया होता है, आप ऐसे समझिए। महंगाई बढ़ गई, एक मूली का की कीमत समझिए 12 रुपए। आप कल्पना कीजिए मूली 12 रुपए की, और उसका लाभ कौन उठा रहा है, कौन मूली बेच रहा है, टाटा और रिलायंस मूली बेच रहे हैं। अब मूली जो है वो हमारे गांव का किसान जो है वो माथे पे लेकर के मजदूर नहीं बेच रहा है, वो टाटा के मॉल में मूली बिक रही है, वो रिलायंस के मॉल में अंगूर बिक रहा है, वो अडानी जो है आटा बेच रहा है। और अडानी जो है, पहले तो छोटा मोटा बेचारा हमारा गांव का व्यापारी बेचता था आटा, अभी अडानी बेचता है आटा।
अदानी तेल बेच रहा है। तो जब तेल बेचने पे, केला बेचने पे, अंगूर बेचने पे देश के बड़े उद्योगपति आके खड़े हो गए, तो सब बतलाइए कि हमारी अर्थव्यवस्था कहाँ जा रही है। कर्जा लेकर के अर्थव्यवस्था बढ़ा रहे हैं। कर्जा कितना हो गया बता चुके राहुल लाल जी, और भाई लोग भी बताए होंगे। तो पब्लिक को ये समझ में आ रहा है और पब्लिक समझ गई है। और एक और बात कहूं, बिहार की बात हम करते हैं तो एक और चर्चा में कर दूं कि रामनाथ ठाकुर को जो है जनता दल यू जो है रामनाथ ठाकुर को अध्यक्ष बनाने की बात कर रही है। जनता दल यू में रामनाथ ठाकुर अध्यक्ष हो गए। रामनाथ ठाकुर जो है वो कर्पूरी ठाकुर जी के बेटे हैं। कर्पूरी ठाकुर जी को जब सामाजिक न्याय की बात करते हैं, जब जो हमारे प्रशांत भाई कह रहे थे बिहार हमेशा सामाजिक न्याय की भूमि रही है, तो बिहार में कर्पूरी ठाकुर जो है, कर्पूरी फार्मूला भी जाना जाता है। तो कर्पूरी ठाकुर को के लड़के जी को लाना, रामनाथ ठाकुर जी को लाना है, एक और तमाचा होगा बीजेपी के गाल पर कि आप जो है सामंतवाद को बढ़ाना चाहते हो, महंगाई बढ़ाते हो, राम के नाम पे धंधा कर रहे हो। राम के नाम पे आप सेवा नहीं कर रहे हो, राम के नाम पे धंधा कर रहे हो, वोटों का हरण करते हो। समझो कि रावण ने साधु का वेश धर के सीता का हरण किया था, वैसे ही इन्होंने क्या किया है, राम का फोटो आगे करके, राम का मंदिर आगे करके, राम का नारा लगा करके वोटों का हरण किया है, कर्ज बढ़ाया है, उद्योगपतियों को, अडानी को अमीर बनाया है। ये अब पब्लिक समझ रही है, पब्लिक समझ गई है। तो मुझे लगता है मुश्किल बड़ी होगी। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। मैं कुछ उन साथियों के लिए, अब कार्यक्रम अब खत्म करने का उससे ज़्यादा समय, 7 मिनट ज़्यादा हो चुका है, उन साथियों के लिए जो निराश रहते हैं और जो कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी लगातार हारती जा रही है और आप लोग यहाँ बात करते हैं फिर हार जाती है, उन लोगों के लिए ज़रूर कहना चाहता हूँ कि आज से 5 साल पहले, 7 साल पहले कांग्रेस के पास 4 राज्य थे, जिसमें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान था, पंजाब था। पंजाब कांग्रेस हारी, लेकिन उसके बाद कांग्रेस हिमाचल प्रदेश जीती, और कांग्रेस के पास कर्नाटक और ये राज्य मध्य प्रदेश था। तो कर्नाटक में मिलीजुली सरकार कांग्रेस की थी, वो सरकार गिर गई और इधर मध्य प्रदेश की सरकार चली गई थी। उसके बाद 2 राज्यों को गंवाया अगर, तो 2 राज्य पाई भी कांग्रेस, जिसमें कर्नाटक है और दूसरा राज्य तेलंगाना है। आज भी 3 राज्य तो कांग्रेस अपने बलबूते पे उस पर राज कर रही है। तो कांग्रेस का जो है वो खत्म नहीं हुआ है। कांग्रेस इसमें भी, चाहे ईवीएम की बात हो, चाहे और भी बहुत सारी बातें हों, उन तमाम मसलों के साथ अगर, और उसमें भी सबसे मजेदार देखिए आपकी हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक दोनों जगह बीजेपी के साथ फाइट, आमने सामने की फाइट में इसी दौर में कांग्रेस जीत के आई है। छोटी मोटी घटना नहीं है। बीआरएस के साथ तो वहां चलिए, आपकी बीआरएस और कांग्रेस लड़ी तेलंगाना में, और इसी 5 राज्यों के चुनाव में तेलंगाना में भी कांग्रेस बहुत दमदारी के साथ लड़ के जीत के आई है। तो ऐसा नहीं है कि यहां निराशा वाली बात, और न ही उन लोगों के लिए जो कांग्रेस को लेकर निराश होते हैं उनके लिए कह रहा हूं। और मैं ये बात इसलिए यहां रख रहा हूं क्योंकि विपक्ष अगर मजबूत रहेगा तो देश मजबूत रहेगा। और जैसा लगता है आगे हम आने वाले समय में जब 24 की चर्चा और 24 के गणित की बात हम करेंगे तो और भी बातें करेंगे, और जिसमें अलग अलग पहलुओं की बात हम यहाँ रखेंगे, अलग अलग चीज़ों को, अलग अलग मुद्दों को, मसलों को, और उन तमाम तथ्यों को आपके सामने रखेंगे जिस दम पर हम कह सकते हैं कि 2024 का चुनाव, रिजल्ट तो अभी नहीं बता सकते, रिजल्ट तो रिजल्ट वाले दिन ही आएगा, लेकिन 2024 का चुनाव उतना आसान नहीं है बीजेपी के लिए। 2024 का चुनाव आप ईवीएम कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, मैं ये भी कह रहा हूं, ईवीएम के साथ खेल भी कर लीजिए, उसके बाद भी उतना आसान नहीं है जितना आसान 2019 का चुनाव था बीजेपी के लिए, ये तय मानिए। अब कल कुछ हो जाए तो अलग बात है, पूरे के पूरे ईवीएम आप बदल दें तो अलग बात है, लेकिन जितना बदलते हैं अभी उस हिसाब से बहुत मुश्किल है। सही कह रहा हूं प्रशांत टंडन जी? राजीव जी, कुछ राजनीति में सिद्धांत होते हैं, सिद्धांत तो ट्रेंड है। और अभी जब हम लोग विधानसभा के चुनाव कवर कर रहे थे तो बार बार राजस्थान के बारे में आ रहा था कि रोटी पलटती है वहां पे, और तमाम कयास लग रहे थे कि इस बार ये होगा कि नहीं होगा, लेकिन वो हो गया। एक और सिद्धांत है राजीव जी, पूरे भारत के इलेक्टोरल हिस्ट्री को आप देख लीजिए, सत्ता पक्ष के खिलाफ विपक्ष अगर जब भी एकजुट हुआ है वो सत्ता में आया है। बात सही है, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। इन सब मसलों पे भी बात करेंगे। सत्ता पक्ष के खिलाफ जब भी विपक्ष एकजुट हुआ है
तो वो सत्ता पक्ष जो है वो उसको परास्त होना पड़ा है। 2024 बहुत मज़ेदार होने वाला है। हम सब इंतज़ार करें, तैयारियां करें, और इन सब के बीच भारत जोड़ो यात्रा की तैयारी भी चल रही है। आशा है ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपकी राय क्या है। और अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि अगली जब वीडियो अपलोड हो तो आपके पास इसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। और अगर आपने हमारा फेसबुक पेज फॉलो नहीं किया है, फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। धन्यवाद।